चलिए, किंगडम फंगाई। तो किंगडम फंगाई मेनली क्या है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी इज द मोस्ट ऑफ द फंगाई जो रहते हैं वो मोस्ट ऑफ फंगाई जो है वो सेप्रोफिटिक या सर सेप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, या उसको ऑस्मोट्रॉफिक भी बोला जाता है बहुत सारे अलग अलग केसेस में। ठीक है, अब किंगडम फंगाई, तो इसका जो स्टडी होता है, फंगाई का जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। कभी कभी आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी होते हैं। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉगी, लॉगी का मतलब क्या होता है, LOGY, स्टडी। ठीक स्टडी। है, माइको मतलब फंगाई को, माइको या है ना माइको वर्ड दिया गया है, तो माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगाई। ठीक है, तो चलिए, अब ये हेटरोट्रॉफिक है, सेप्रोफिटिक होता है मेनली। अच्छा, ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, कौन बताएगा? सेलर। हाँ? मल्टी है, ये है ना, मेनली दे आर मल्टी सेलुलर। क्योंकि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो किंगडम में होते हैं। कौन कौन सा दो किंगडम में यूनिसेलुलर होते हैं? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में होते हैं। बाकी जो तीनों हैं वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो फंगाई आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट। ठीक है, बट एक्सेप्शनली बट एक्सेप्शनली ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे, ईस्ट आर यूनिसेलुलर। ठीक है, एक्सेप्शनली ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर फंगाई हैं। अब बात ये आती है कि सर इसको क्यों नहीं फेंक दिए प्रोटिस्टा में? ठीक है, एक दिमाग में आता है ना, सर जो भी यूनिसेलुलर थे, फंगाई लाइक थे, प्लांट लाइक थे, एनिमल लाइक थे, उन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया गया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। इसको क्यों नहीं फेंक दिया गया? बोलो भाई, विश्वम्बर, क्यों नहीं फेंके भैया वहां? सर नहीं पता। आयुष, सर इसके और बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फंगाई से मिलते होंगे इसलिए। बेटा इसमें जो भी फीचर्स हैं वो सर पूरा इसकी फंगाई सेल के जैसा, वॉल, सर इसकी सेल वॉल सेल वॉल फंगाई के जैसा है इसका। ठीक है, तो सेल वॉल जो काइटिन का बनता है, पॉलीसेकेराइड है, तो वो पूरा का पूरा फंगाई के जैसा है। इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है ना, वो पूरा फंगाई के जैसा है। इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो फंगाई के जैसे है, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो पूरे फंगाई के जैसे है। हम लोगों ने उसमें क्या देखा था, प्रोटिस्टा में क्या देखा था, फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। मैंने आपको क्या बताया था, ये फंगाई जैसा है बट फंगाई नहीं है। याद है मैंने बताया था आप लोगों को, यस सर। ये उसके जैसा दिखता है यस बट वो सर। है नहीं। ठीक है, ऐसा डायलॉग बना था, याद है आप लोग? तो यस लाइक का सर। मतलब होता है कि भैया वो किसी एक सेंस में उसके जैसा है, बट वो पूरे का पूरा वो नहीं है। वो कौन, फंगाई नहीं है। जैसे हम लोगों ने स्लाइम मोल्ड देखा था, स्लाइम मोल्ड का एक ही साइकिल है, मतलब हाफ ऑफ द साइकिल में ही वो फंगाई जैसा रिएक्ट करता है, बाकी वो एक नॉर्मल, फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म जैसे यूनिसेलुलर नॉर्मल लाइक ऑर्गेनिज्म जैसा वो एक्ट करता है। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ये देख लिया मेनली मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है बट एक्सेप्शनली ईस्ट आर यूनिसेलुलर फंगाई। ठीक है, यहाँ समझ आ रहा है बात आप लोगों को? ठीक है, यस चलो, सर। यस सर। अब यहाँ पर ये आता है कि सर ये हेटरोट्रॉफिक है, तो और क्या क्या तरीका है इसको, इसका खाने पीने का? हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक का मैंने बताया था, क्या बताया था? सेप्रोट्रॉफिक का मैंने क्या बताया था? सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ऑर्गेनिक मैटर, हाँ, ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग से मैटर। हाँ, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है ये, जो सॉल्युबल है, डेड एंड डिकेइंग सॉल्युबल मैटर को, ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को ये एब्जॉर्ब करता है, तो ये सेप्रोट्रॉफिक है। तो क्या ये और भी दूसरे तरीके से एब्जॉर्ब, बिल्कुल, और भी दूसरे तरीके से ये क्या है, अपना फूड इनटेक करता है, देखेंगे हम लोग आगे। अब इसमें अपन देखेंगे बेटा कि
many fungi are saprotrophic. कुछ जो होते हैं many are parasitic, some are symbiotic. ठीक है। अब देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सड़े गले चीजों को खाएगा, हमारे कोई काम का नहीं आएगा, ठीक है, हमारे भी काम का आता है। जैसे अब ये कोई डिसीज कॉज कर रहा है ना, पैरासिटिक है ना, या फिर मैं बोल सकता हूँ सम आर डिसीज कॉजिंग, जैसे आप लोगों को मालूम है कि फंगल इन्फेक्शन, आप लोगों ने सुना होगा, फंगल इन्फेक्शन सुने हो कभी, ठीक है, Yes, रिंग sir. वॉर्म, जैसे ईच गार्ड लगाते हैं, रिंग गार्ड लगाते हैं, तो ये जो ईच गार्ड, रिंग गार्ड, ये सब क्यों होता है? ये फंगल इन्फेक्शन, स्किन में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए ये दवाई है, ठीक है। तो ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है। तो ये डिसीज कॉज करता है किसमें, डिसीज कॉज करता है किसमें, ये प्लांट्स में भी करेगा एंड एनिमल्स में भी करेगा, ठीक है, तो दोनों में करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है डिफरेंट टाइप्स के, है ना, उसको अपन बाद में देखेंगे एग्जांपल्स को, यहाँ पर अपन बेसिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ जो रहता है सिम्बायोटिक होता है, तो ये प्लांट्स में ये सिम्बायोटिकली प्रेजेंट होता है, जिसको हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। मैनी आर पैरासिटिक, बहुत सारे जो फंगाई होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, दूसरे के बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं, नॉट डेड एंड डिकेइंग। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई मर गया है तो उसके ऊपर वो फीड कर रहा है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई जिंदा है ऑर्गेनिज्म और उससे फूड डिराइव किया था, ठीक है, समझ आया बात? Yes, sir. यस थोड़ा सर। जल्दी आया करो यार सब लोग, आप लोग बहुत लेट से आते हैं सब। बेटा थोड़ा जल्दी आया करो आप लोग, है ना, टाइम का ध्यान रखा करो यार, ऐसे में क्या मजा आएगा पढ़ने में। क्या है, जितने ज्यादा लोग रहेंगे तो फिर इंटरेक्शन भी मेरे को सबका साथ करना रहेगा, ठीक है, और बिना इंटरेक्शन के पढ़ने में मजा नहीं आता। चलिए, तो पैरासिटिक समझ आ गया, अभी सर्वोफिटिक तो हमको मालूम ही है, ठीक है। सम फंगाई आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग। अब वो कैसे होगा, देखो, बहुत सारे फंगाई ईटेबल होते हैं, हम खा सकते हैं, जैसे आप लोग जाने क्लब फंगाई वगैरह, जैसे बटन मशरूम, क्लब फंगाई, ठीक है, ये आप लोगों ने जैसे मशरूम वगैरह खाते हो ना आप लोग, अभी बाजार में भी आता है मशरूम, ठीक है, अभी बहुत बहुत महंगा है, 1600 रुपए किलो आ रहा है, फुटू बोलते हैं जिसको, मालूम है आप लोग, ठीक है, बटन फंगाई Yes. छोटे छोटे है, 1600 रुपए किलो है वो, ठीक है, छोटा छोटा वाला तो लंबा लंबा डंडी रहता है, ठीक है, मैं ऐसे गया था मार्केट में, मतलब ऐसे जाते जाते ऐसा मैं रोड में देखा, अरे वाह ये तो बढ़िया है, क्योंकि काफी अच्छा रहता है उसका टेस्ट, है ना, खाने में। तो मैं देखा, मैं बोला भैया कैसे, तो बोला 1600 रुपए किलो, तो बस एक पॉल लिए, बोले चलो टेस्ट के ले लेते हैं, इतना महंगा है, बहुत महंगा रहता है, शुरू शुरू में रहता है, फिर धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा आने लगता है बारिश के बाद तो वो सस्ता हो जाता है। एक नॉर्मल मशरूम जो आप लोगों ने मशरूम चिल्ली के रूप में खाया होगा, या मशरूम की सब्जी के रूप में जो खाते हो आप लोग, इतना बड़ा बड़ा जो रहता है, ठीक है, समझ आ रहा बात है ना। तो ये सब क्लब फंगाई है, जैसे मशरूम बोलते हैं उसको। तो ये सब हमारे खाने के लिए होता है, क्यों खाते हैं हम लोग, प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है ना, मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्लियर है ये? अच्छा, इसके अलावा और क्या हमारे बेनिफिशियल के लिए होगा बेटा, और क्या होगा, Sir, और क्या yeast हमारे use काम में है? आता है. हाँ, Sir, yeast use में आता है. ईस्ट यूज में आता है। अब देखो ये बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग क्या क्या होगा, है ना, एज फूड, हम लेते हैं, ठीक है, ईस्ट फॉर मेकिंग ब्रेड, ठीक है, अल्कोहल,
ठीक है, याद है आप लोगों को, मैंने जब डेमो लिया था तो रेस्पिरेशन के समय में मैंने बताया था, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, जिसको सड़ाना हिंदी में बोलते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से दो चीजें बनती हैं, मतलब रॉ मटेरियल के रूप में क्या बनता है, बोलो भाई। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अल्कोहल। अल्कोहल एंड Alcohol एसिड, and acid. एसिड एंड अल्कोहल। तो ईस्ट से क्या होगा भैया, या ब्रेड अल्कोहल ये सब बनाते हैं, मालूम है आप लोगों को, ब्रेड और केक, केक भी बनाते हैं तो भी ईस्ट यस डालते हैं, सर। बेकर्स ईस्ट। आप लोग मार्केट में मॉल वॉल में जाओगे है ना, तो उसमें जो जनरल स्टोर्स होते हैं उसमें आपको ना बेकर्स ईस्ट मिलेगा सा। इसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स। फिर इसके स्पोर्स को आप क्या करोगे, आटे में डाल दोगे, तो क्या होगा, वो स्पोर्स जर्मिनेट होगा। ठीक है, ईस्ट के स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, जैसे ही पानी मिलेगा इसको मॉइस्चर मिलेगा, तो मॉइस्चर मिलते ही ये जर्मिनेट करेगा। और उसके बाद आटा जो है वो क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चावल आटा लो, चाहे कोई भी गेहूं तो का आटा लो या साइडली मैदा लो। हाँ बेटा, हाँ। ठीक है, तो चावल आटा लो, चाहे गेहूं का आटा लो, चाहे मैदा लो, तो ये सब क्या कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है, मैदा भी इवन कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, तो क्या होगा, वो एज अ फूड उसको इंटेक करेगा। और जैसे आटा है या मैदा है, उसको फूड एज अ इंटेक करेगा, और वो क्या करेगा बेटा, एज अ बाय प्रोडक्ट के रूप में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बनाएगा, वो एसिड्स बनाएंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा पफिनेस आता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, आटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इनके एनाएरोबिक ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा तो क्या होगा बेटा, वो आटे में फंसा रहेगा। फिर जैसे ही हम इसको केक बनाने के लिए ओवन में डालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो आटे के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ही गर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, जो भी गैसेस गर्म होती हैं तो वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, आटे से बाहर निकलेगा, आटे से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे छेद करते हुए बाहर निकलेगा। समझ आ रहा है, ऐसा होता है जैसे केक यस अपन सर। बनाते हैं, तो क्या होता है बेटा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फंसा हुआ है तो ये बाहर निकला, तो जो छोटे छोटे छेद देखते हो ना आप लोग, वो सब इसी के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है केक से या ब्रेड से, तो अंदर में होल्स हो जाते हैं छोटे छोटे, तो अंदर में एयर स्पेसेस, होल्स अगर रहेंगे, है ना, ब्रेड या फिर केक में होल्स रहेंगे, तो वो थोड़ा क्या होगा बेटा, स्पॉन्जी होगा। समझ आ रहा बात आप लोगों को? यस ठीक है, सर। यस Yes, सर। sir. उसके यस अलावा सर। और क्या, जैसे अल्कोहल बनाते हैं बेटा, अल्कोहल में भी, बनाने में भी जैसे ईस्ट का यूज होता है। और जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आप लोग खाते हो एंटीबायोटिक्स, बाय पेनिसिलियम, यस सर। पेनिसिलियम फंगाई, पेनिसिलियम फंगाई के द्वारा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ह्यूमन वेलफेयर में जो यूज होता है ना, बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग्स। तो ये एज अ फूड के रूप में, कौन सा मशरूम फंगाई, ये सब जो हम लोग लेते हैं। ठीक है, ईस्ट क्या क्या यूज होता है, और ये एंटीबायोटिक्स, ये बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत आता है, तो ये सारी चीजें आती है, एंटीबायोटिक्स बाय पेनिसिलियम फंगाई। ठीक है, समझ आया बात? अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, बताइए भाई, एंटीबायोटिक्स क्या होता है? सर दवाई। सर सर दवाई। दवाइयाँ। तो भाई क्या काम आता है, तो एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, तो अगेंस्ट लाइफ, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खास तौर पे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया के प्रोडक्शन को, बैक्टीरिया का जो कल्चर होता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है, उनका ग्रोथ होता है, उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो हम लोग एंटीबायोटिक्स कब लेते हैं, जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जैसे फीवर वगैरह आता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है ना, वो फंगाई से भी बनता है। और आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक्स आज के टाइम पर बेटा जीवन दान है हमारे लिए। अगर एंटीबायोटिक्स ना हो तो हम इतने सारे बीमारियों से, मुश्किल है हमारा लड़ना। तो सीधी सी बात है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो उस बैक्टीरिया से बच जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी वो निपट जाएगा। ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गया, ठीक है, टाइफॉइड हो गया, आपको मालूम है टाइफॉइड होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, आपने ये सब नाम सुना होगा, यस सुना है? सर।
ठीक है। yes sir, तो sir. ये Yes, सब sir. बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जैसे टाइफाइड हुआ, तो जैसे टाइफाइड बहुत सारे लोगों को होता है ना, खाने पीने से, है ना, गंदगी से। तो टाइफाइड जैसे आप लोग जाते हैं ना, चाट खाते हो बाहर, तो इस सबसे बहुत चांसेस रहता है। तो जैसे फूड नो पॉइजनिंग हो सर, गया कभी, है ना, नहीं खाते, ठीक है, वेरी गुड। तो टाइफाइड हो गया तो आप लोग जब थैंक जाते हो, यू। फीवर वगैरह होता है ना, पेट में दर्द हो गया, फीवर हो गया, अजीब अजीब सा लगता है, तो एंटीबायोटिक्स का डोज पहले चलाया जाता है। तो आपको बताता हूँ कि एंटीबायोटिक्स की खोज सबसे पहले जो हुई वो पेनिसिलिन से हुई, इसलिए फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन, है ना। तो पेनिसिलियम फंगाई होता है जिससे सबसे पहला एंटीबायोटिक्स को खोजा गया, डिस्कवर किया गया। एक्चुअल में ये कोई डिस्कवरी नहीं थी, इट इज अ बाय चांस डिस्कवरी थी, मतलब गलती से खोज लिया गया। क्या? गलती से खोज लिया गया एंटीबायोटिक्स को, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है ना। इसको आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे। लेकिन अभी एंटीबायोटिक्स फंगाई से कम और बैक्टीरिया से ज्यादा। तो ये होता किसके लिए है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। लेकिन आज के टाइम पर बनाते किससे हैं? कौन से ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं? बैक्टीरिया से ही बनाते हैं। बैक्टीरिया से ही बनाते हैं, बैक्टीरिया को रोकने के लिए। ठीक ऐसा क्यों है, सर? ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू आजकल होता है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। क्लास 12 में जाओगे तो यही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इंसान कुछ भी कर सकता है बेटा। इंसान इंसान को मारने के लिए हथियार बना सकता है, तो इंसान बैक्टीरिया को मारने के लिए बैक्टीरिया से हथियार क्यों नहीं बना सकता? समझ आ रहा है बात? सब चीज पॉसिबल Yes, sir. है ना। तो पहले जमाने में जो एंटीबायोटिक्स था वो मेनली फंगाई से ही प्रोड्यूस किया जाता था। फंगाई का ये स्पेशल प्रोसीजर होता है, उनका एक मैकेनिज्म होता है, अपने आसपास दूसरा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने वाले ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, दो तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म ही डिकम्पोजिशन करते हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये दो ही है जो डिकम्पोज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो फंगाई जहां रहेगा वो अपने आसपास ऐसा एंटीबायोटिक्स केमिकल रिलीज करते हैं जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो पाए, ताकि वो सही तरीके से फल फूल सके। तो ये सभी लोगों का अपने अपना जीवन जीने का, अपने जीवन को बचाने का एक तरीका होता है। ठीक है, हो गया, ये क्लियर है? इतना थोड़ा सा बेसिक आपको समझ आ रहा है फंगाई क्या है? यस सर। यस। ना, अब ये फंगाई भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इस दुनिया से फंगाई को हटा दें तो बेटा न्यूट्रिएंट साइकिल डिस्टर्ब हो जाए। जैसे आप लोग देखते हो कि काफी दिनों तक, जैसे अगर आपके घर में जैसे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, काफी ज्यादा तो पत्ते गिरते हैं, बारिश का समय है, नमी वाला एरिया है ना, तो जैसे थोड़ा गीला गीला रहता है मिट्टी, छांव है जहाँ पर, है ना, वहां पर जैसे कोई, जैसे आप टमाटर फेंक दिए या कुछ और सब्जी उब्जी फेंक देते हैं, कभी कभी खराब हो जाता है गला हुआ, तो हम पेड़ पौधों में फेंक देते हैं, जैसे खास तौर पर हमारे यहाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो सब्जी है, जो सब्जी का जो कचरा निकलता है, तो उसको हम लोग एक बाल्टी में डाल के उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब उसको डाल दिए, ऊपर से ढक्कन कवर कर दिए, वो धीरे धीरे गलता है, सड़ता है, फिर उसको हम लोग ऐसा खाद के रूप में प्लांट्स में हम लोग मिट्टी में अंदर में डाल देते हैं, ताकि वो उसको एक नेचुरल ऑर्गेनिक खाद मिल सके हमारे प्लांट्स को। तो ये हम लोग घर में करते हैं। तो ये डिकम्पोज कौन कर रहा है? उसको गला कौन रहा है, सड़ा कौन रहा है? अपने आप कुछ नहीं होता है, सब किसी न किसी के थ्रू होता है। तो ये सब फंगाई और बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। आप लोग अगर घर के आसपास जैसे गीला जो जगह है वहां पर जैसे कोई टहनियां होंगी या कोई पत्ते होंगे घर में, है ना, गीला जो सड़ रहा है, देखोगे आप काला पड़ जाता है धीरे धीरे, जो ग्रीन लीव्स है वो काला पड़ने लगता है, उसमें कुछ डार्क ब्राउन कलर का कुछ लेयर होगा या व्हाइट टाइप का कुछ होगा या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वो फंगाई होगा। ठीक है, या फिर उस जगह पर जहाँ लकड़ी वकड़ी ज्यादा है, ऐसा है ना, पेड़ पौधे का कचरा ज्यादा है, वहां पर छोटे छोटे मशरूम जैसे उगाते हैं। या कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई घर में एकदम पुराना फर्नीचर है जो बारिश में भीग रहा है, ठीक है, वहां से ऐसे एक छोटा छोटा ऐसा मशरूम जैसा उगता है, कभी देखे हो आप? है ना, लकड़ी में, यस सर। Yes, है sir. ना। तो अब बेटा जो जिनके घर के आसपास या जिनके घर में ऐसा प्लांट्स वगैरह, लकड़ी वगैरह, फर्नीचर थोड़ा सा होगा, वो लोग देखे होंगे या गाँव में कभी देखे होंगे आप लोग। तो ये जो लकड़ी है ये भी क्या है बेटा, उसमें भी ये डेड ऑर्गेनिज्म है, प्लांट मर गया,
उसका लकड़ी पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो है अभी भी, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल तो है ना। तो बेटा प्लांट बड़ा हुआ, उसको काट दिया, फर्नीचर बना दिया, लेकिन ये तो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके में, सेलुलोज से बनता है उसका वॉल, और बहुत सारे प्रोटीन वगैरह स्ट्रक्चर होते हैं, कैल्शियम होता है लकड़ी में, बहुत सारी चीजें होती है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लकड़ी है, नेचर उसको कभी ना कभी तो बेटा जो प्लांट ने लिया है इस धरती से, इस धरती को वापस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, याद रखिएगा, आज नहीं तो कल वापस इस मिट्टी से लिया गया चीज को हमको रिटर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो रिटर्न करने में हेल्प करता है डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई। समझ आया बात? तो लकड़ी को धीरे धीरे गलाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी जो मिनरल्स हैं वो सॉइल में मिलता जाएगा, वो सॉइल में जो मिनरल्स है, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, बहुत सारे जो भी जो मिनरल्स होते हैं, वो वापस प्लांट एब्जॉर्ब करेगा अपने ग्रोथ के लिए। जैसे हम लोग खाते हैं ना मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, आप लोग खाते हो कभी कभी यस सर। मल्टी यस यस सर। सर। विटामिन, मल्टी मिनरल आप लोग खाते हो? तो व्हाट इज मल्टी मिनरल? मल्टी मिनरल क्या, उसमें देखना जिंक, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, ठीक है, आयरन, और आयरन। ढेर सारे सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ढेर सारे सिलेनियम, ढेर सारे आयंस। ये सारे जो मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, ये सब हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट फॉर आवर बॉडी। इस दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये सब मिनरल्स और आयंस किसी न किसी फॉर्म में। तो ये सब आयंस आए कहाँ से, ये सारे मिनरल्स आते कहाँ से, बोलो, बताओ भाई, कहाँ से आते हैं? और कोई भी सर अर्थ से। प्लांट्स से, प्लांट में कहाँ से आते सॉइल, अर्थ से। सर सॉइल से। हैं? सब मिट्टी से आता है बेटा, ठीक है। बोलते हैं ना कि एक कहावत सुने होगे आप लोग मूवी का, इस मिट्टी से ही हम पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। यस सर। कहावत यस सुने होगे सर। ना ऐसा, मूवी में ऐसा डायलॉग आता है। जब भी आप लोग देखते होगे ना तो आप लोगों का दिमाग खराब होता होगा, क्या फालतू बात करते हैं यार, मूर्ख जैसे बातें करते हैं, क्या मिट्टी में मिल जाना, हम कहाँ मिट्टी से पैदा हुए हैं, हम तो मम्मी से पैदा हुए हैं, हम कहाँ से मिट्टी से पैदा हुए हैं। अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सब इस अर्थ का और इस एयर का ही है, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली, ठीक है। तो वैसे ही बाकी दुनिया के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मिट्टी से ही, प्रकार से उन्हीं से न्यूट्रिशन मिलता है। प्लांट को फिर प्लांट को एनिमल्स खाते हैं, एनिमल की बॉडी में वो न्यूट्रिशन चला गया, उसके बाद एनिमल्स की डेथ होती है, फिर वो उसी जमीन में, अब भाई इंसान को तो जलाया जाता है, जानवर को थोड़ी ना। तो जानवर फिर से क्या हुआ है, उसी में डेथ हो गई, डेथ हो गई तो क्या हो गया, कीड़े मकोड़े जो भी हैं डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करेंगे, फिर बैक्टीरिया फंगाई आएगा डिकम्पोज करेंगे, फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा, फिर उस मिट्टी का जो भी मिनरल्स है उसको वापस प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, उस प्लांट को वापस कोई एनिमल खाएगा, फिर वो एनिमल कभी ना कभी मरेगा, फिर उसका जो भी मिनरल्स है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, लाइक जैसे हड्डी है तो उसका कैल्शियम वापस मिट्टी में मिल जाएगा, फिर उससे प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, दैट इज मिनरल साइकिल, ठीक है। और इसीलिए इस मिनरल साइकिल को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए बैक्टीरिया एंड फंगाई आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स। ये नहीं होंगे तो इमेजिन करो कि बैक्टीरिया फंगाई को आप हटा दो, आप जंगल में जाओगे तो बेटा जंगल में जैसे ही आप जो घुसोगे आपको सिर्फ लकड़ी और पत्ते ही पत्ते मिलेंगे, लेकिन कभी ऐसा होता है क्या? नहीं, आपको मिट्टी मिलता है। तो यार इतना पत्ती जो झड़ता है, इतनी लकड़ियां जो गिरती हैं, वो जाती कहाँ है जंगल? ऑल आर डिकम्पोज्ड बाय दिस ऑर्गन, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो पूरा आप जंगल में जाओगे, पूरा पत्ते के ऊपर ऐसे चढ़ो, इमेजिन कर लो आप ना, जंगल में गए, पत्ते लकड़ियां ऐसे ही पड़े हुए हैं, बिना गले बिना सड़े, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हटा दूं मैं? यस सर। यस सर। चलो, तो अब देखते हैं इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, सिस्टमेटिकली देखते हैं कि कितने तरीके से ये न्यूट्रिशन करता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो क्या क्या है भैया? सबसे पहला
सेप्रोफिटिक, ठीक है, मोस्ट कॉमन। देन उसके बाद ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कैसे होगा बेटा? सर न्यूट्रिशन है ना सर। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अपना फूड इंटेक करना, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि खुद से अपना फूड बनाना, किसी से लेना, ठीक है। सो टाइप नहीं उसके बाद न्यूट्रिशन का। हाँ बेटा, सो टाइप नहीं है। सिम्बायोटिक, ये सब टाइप है बेटा, न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, वो भी कौन सा, हेटरोट्रॉफिक। ये सब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं जो फंगाई में पाए जाते हैं। हेटरोट्रॉफिक के तो बहुत सारे टाइप होते हैं, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, सेप्रोफिटिक, है ना, और ये और क्या ये सब, ठीक है। तो जो और भी अपन बहुत सारा देखें, तो इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में मेनली आता है, वो क्या है भैया, सेप्रोफिटिक, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, आप भी बताया। सिम्बायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है क्या? फंगाई का सिम्बायोसिस अगर एल्गी के साथ होगा तो उसको लाइकेन बोलते हैं। फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर एल्गी के साथ होगा तो उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन, ठीक है। फंगाई का सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अगर होगा रूट्स ऑफ हायर प्लांट, माइकोरहिजे, हाँ क्या बोलते हैं, बोलो बोलो ना बेटा, कुछ नहीं होता। मेरे को तो आप लोगों के जितना भी इंग्लिश नहीं आता है, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट होता है बोलना, कॉन्फिडेंस। माइको राइजा, ठीक है यार, इजी या राइजा, जैसा आप लोगों को प्रोनाउंस करना है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा बोल सकते हो। आइए, माइको डबल आर जेड ए, ठीक है, माइको रिजी या राइजा, हाँ, जैसा आप लोगों को ठीक है, माइकोरिजा, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से। मेन ये वर्ड से मतलब है, ये आंसर से मतलब है, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, है ना। माइकोराइजा क्या है, लाइकेंस क्या होते हैं? तो लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंगाई एंड एल्गी। एंड व्हाट इज एल्गी? एल्गी क्या होता है? एल्गी क्या है? प्लांट है, प्लांट है, ठीक है। और ये हायर, तो ये हायर प्लांट है, ये लोअर प्लांट है। एल्गी इज अ लोअर प्लांट, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। एल्गी इज अ लोअर प्लांट, ठीक है। तो फंगाई एल्गी दैट इज लोअर प्लांट के साथ में लाइकेंस, उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है वो? लाइकेंस। और ये रूट के साथ में जो रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसको माइकोराइजा। तो अब ये जो रिलेशनशिप है, ये क्यों है? क्यों है भैया, क्यों होगा? सर जो फंजाई होता है वो उस प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है खाने के लिए, और जो लाइकन होता है वो फंजाई के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, तो फंगाई क्या करेगा? होते हैं, फंगाई क्या करेगा उसका? हेल्प करेगा। क्या चीज में बेटा? हैं? बोलो बोलो, क्या चीज में हेल्प शेल्टर, करे? देखो, होता क्या है कि जैसे ये लोग खुद अपना खाना नहीं बना पाते हैं, ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता क्या है कि कोई एक फूड प्रोवाइड करेगा, कोई दूसरा उसको मतलब फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगा, फूड एंड शेल्टर, या फूड या फिर शेल्टर, दोनों में से कोई सा भी। तो फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और वो उसके लिए कुछ दूसरा काम करके देगा। तो जनरली क्या होता है कि जैसे एल्गी है या हायर प्लांट्स हैं, तो ये लोग कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स को जो सॉइल में होते हैं,
सॉइल के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जो प्लांट को जरूरत होता है, ठीक है। तो कई ऐसे प्लांट्स जो डायरेक्टली सॉइल के या आसपास के एनवायरनमेंट के न्यूट्रिएंट्स को जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो वो लोग फंगाई का हेल्प लेते हैं। तो फंगाई क्या करता है कि वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देगा प्लांट को, ठीक है, मिनरल्स वगैरह, खासतौर पर मिनरल्स सॉइल का, तो वो मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा प्लांट को, क्योंकि प्लांट कैपेबल नहीं है वो मिनरल को एब्जॉर्ब करने में, और प्लांट उसको फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, समझ आया बात? प्लांट उनको Yes, फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है कि मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूँ तो तू भी मेरे लिए कुछ कर, इसी को बोलते हैं सिंबiosis। जैसे बोलते हैं ना बेटा, अदला बदली वाला काम, ठीक है। जैसे आप लोग बोलोगे कि मैं तेरा ये काम करूंगा तो बदले में तू मेरे लिए क्या करेगा, तो बोलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आप क्या बोलोगे? कुछ मैं भी नहीं कुछ नहीं होता, करूंगा। नहीं करना। हाँ, निकल यहाँ से। कोई बात हाँ, नहीं। निकल। तो अपन भी कुछ नहीं करेंगे तेरे लिए, ठीक है। और अगर कोई आपका आपका खाना खा ले रहा है आपके घर में आके और आपके लिए खाना नहीं बच रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाए? भूखा था सर। नहीं, वो पैरासाइट है फिर, ठीक है। वो पैरासाइट है, वो आपके घर में आके आपका खाना खा रहा है और आपको खाना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तो वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे भैया मैं किसी को 2 रोटी दूं, ठीक है, मेरे पास 4 रोटी है, मैं 2 रोटी दूं, उसके बाद सब्जी है, वो मेरे को अपनी आधी सब्जी दे दे, तो 2 रोटी उसको मिल गया, उसकी आधी सब्जी मुझे मिल गई, तो मेरा भी काम बन गया, उसका भी काम बन गया, दोनों को फायदा। दैट इज सिम्बायोसिस, ठीक है। बाकी अपन एक एक करके धीरे धीरे देखते जाएंगे। चलो, क्लियर है ये? समझ आ रहा है? सर, तो Yes, sir. पैरासिटिक Yes, मोड sir. क्या होता यस है? सर। पैरासिटिक मोड क्या होता है? कोई आपके घर में आके आपके घर में रहेगा, जैसे होता है ना कई बार, अब इसको अदरवाइज नहीं लेना, मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ। कई बार ऐसे होते हैं कि कोई अपने एज के आ जाते हैं, मतलब रिश्तेदार वगैरह होते हैं जो इनको हम पसंद नहीं करते हैं, तो कई बार आपके मनपसंद चीजें, या कई बार रूम शेयर कर लेते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, साला मेरे घर में आके मेरे रूम में रह रहा है, मेरे को किसी जगह रहना पड़ रहा है, मेरे को हॉल में सोना पड़ रहा है, ठीक है, या ड्राइंग रूम में सोना पड़ रहा है ना। और जैसे कि मान के चलो कि आपके लिए कोई चीज बना है तो आपको उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए खाने की चीजें, तो आप लोग सोचते हो साला मेरे घर में रह रहे हैं, मेरे ही पूरा खाना खा जा रहे हैं, तो ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया? पैरासिटिक। ये पैरासिटिक हो गया, ठीक है। अब इसको अदरवाइज मत ले लेना भाई, ऐसे नहीं सर, हम भी तो जाते हैं रिश्तेदार बन के, तो ये एग्जाम्पल है सिर्फ, है ना। चलिए, हटा रहा हूँ मैं इसको। क्लियर है? सेप्रोफिटिक का तो मैं बता चुका हूँ कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। एक्चुअल में क्या, मैं एक एक चीज को भी बताते इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कितना बेसिक आता है, मेरे हिसाब से तो नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है बहुत बेसिक की चीज की कमी है, तो अपन एक एक चीज अपन डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, देन उसके बाद देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई। अब ये फंगाई क्या होते हैं स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई, ठीक है। तो जनरली जो फंगाई होते हैं, आप लोग ऐसा देखे होंगे, ऐसा वाला, है ना, ऐसा टाइप Yes, का sir. जो आप लोग देखे होंगे, ऐसा फंगाई Yes, sir. आप लोग इस टाइप का देखे होंगे। तो एक्चुअल में बेटा ये फंगाई का एक्चुअल बॉडी नहीं है ये, बट ये फंगाई जो आप लोग खाते हो, जैसे मशरूम खाते हो, इस टाइप का रहता है, ठीक है। ये उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक पार्ट, एक स्टेज है, ठीक है, में वो उसका एक रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक स्टेज है। तो अगर हम इन जनरल माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें, माइक्रोस्कोप से अगर देखें फंगाई को, ठीक है, तो जैसे आप लोग ब्रेड मोल्ड देखे होंगे, ब्रेड में भी फंगाई जैसे लग जाता है, या सब्जियों Yes, में sir. देखे होंगे यस सर। फफूंद बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का या थोड़ा सा डार्क यस ब्राउन सर। कलर का, ठीक है। यस तो सर। वो हमको देखने से लगता है यार ये फंगस अभी स्टार्ट हुआ, एक्चुअली में वो फंगस के स्टार्टिंग वाले ही रूप रहते हैं, ठीक है। तो तो उसको अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा बस कुछ चादर सा बिछा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको एकदम जूम करके देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो आपको क्या दिखेगा, फंगाई जो रहता है ये फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस, फंगाई आर फिलामेंटस, ठीक है। तो ये फिलामेंटस कैसा होता है, ये ऐसा ऐसा फिलामेंट के जैसा, ये ऐसा फिलामेंटस, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइफी,
ये जो फिलामेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी। तो ये बहुत सारे ऐसे हाइफी होते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ऐसा हाइफी दिखेगा, ठीक है। अब हाइफी ब्रांच भी होते हैं, ऐसा ब्रांच भी होते हैं, ऐसा ब्रांच भी होते हैं ऐसा, ठीक है। हाइफी ब्रांच भी होंगे ऐसा, जनरली स्टार्टिंग में वो ऐसा सिंगल हाइफी बनेगा, देन हाइफी की ब्रांचिंग होगी, हाइफी की फिर ब्रांचिंग भी होगी, ऐसा ब्रांचिंग भी होती है, ठीक है। समझ आ रहा बात आप लोगों को, क्लियर यस है सर। जरा? तो यस मैंने क्या सर। क्या बताया, फंगाई को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जनरली कैसा है भैया, है ना, सिलेंड्रिकल बॉडी है, दिख रहा है सिलेंडर के जैसा, सिलेंड्रिकल बॉडी है, फिलामेंटस है ना, एकदम पतला पतला धागे के जैसा। अगर आप कभी देखे हो, है ना, कभी आप फफूद को, जैसे अभी बढ़िया समय है फंगाई को देखने का, क्यों? क्योंकि फंगाई को क्या चाहिए रहता है, मॉइस्ट एरिया चाहिए, मॉइस्ट, थोड़ा सा गीलापन जहां पर हो, जहां थोड़ा मॉइस्चर हो, उस जगह पे उनका ग्रोथ अच्छा होता है। वार्म, अभी क्या थोड़ी सी गर्मी भी है और मॉइस्चर भी रहता है एनवायरनमेंट आसपास हमारे जगह पर, तो इस समय ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। आप लोग देखो ना, बरसात इस गर्मी के समय पे ही ज्यादा होता है फंगल इन्फेक्शन, क्यों? मॉइस्चर एंड वार्म क्लाइमेट, ये दो फैक्टर जो होते हैं इनके ग्रोथ के लिए काफी सुटेबल होते हैं। ठंड के एनवायरनमेंट में आप लोग देखे होंगे फंगल इन्फेक्शन, फंगाई का ग्रोथ खाने पीने में या बैक्टीरियल का ग्रोथ खाने पीने में कम होता है। आप लोग सुने होंगे कभी ना कभी कि गर्मी के समय में जल्दी खाना खराब होता है, ऐसा मम्मी लोग बोलते रहते यस सर। हैं, वो एक्सपीरियंस बेस्ड बोलते हैं, ठीक है, और वो कोई गलत नहीं बोलता, सही बोलते हैं। जैसे आप लोग कभी सुने होंगे गर्मी ठंड के समय में खाना जल्दी खराब नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिज में मत डाल, बाहर ही रहने दे उसको, ऐसा भी आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, ठीक है। यस तो सर। इसीलिए बोलते यस हैं सर। क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर बैक्टीरियल एंड फंगाई, ठीक है। तो फंगाई की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिकली देखोगे आप, एकदम लॉन्ग स्लेंडर, एकदम ऐसा लगेगा धागे का गुच्छा है, कभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, क्या बोलते फिलामेंट। हैं इसको? हाइफी। हाइफी बेटा, हाइफी। फिलामेंट तो एक स्ट्रक्चर है वो, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, हाइफी। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। लेकिन हाइफी तो ये क्या है, ये भी हाइफी है, ये भी हाइफी है, ये भी हाइफी है, ये भी हाइफी है। तो हाइफी का जब नेटवर्क होता है काफी ज्यादा, ब्रांच जो होते हैं, जब हाइफीज आर ब्रांच्ड, ठीक है, तो हाइफी जब ब्रांच जो होंगे, समझ आया, ब्रांच होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइसीलियम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइसीलियम। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? तो दूसरे तरीके से बताओ, ठीक है। यस। चलो, अब दो टाइप के हाइफी होंगे, है ना, या माइसीलियम। तो देखेंगे बेटा, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी में ऐसा सेप्टा होता है, मतलब ऐसा सेप्टा होता है, वैसे तो ये मल्टी सेलुलर होता है, ऐसा सेप्टा, ये न्यूक्लियस, ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, और ये क्या है, ये सेप्टा। तो इस टाइप का जो हाइफी होता है जिसमें सेप्टा होता है ना, तो उसको सेप्टेट या सेप्टल हाइफी बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होगे कि सेप्टा नहीं है लेकिन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, सेप्टा नहीं है लेकिन न्यूक्लियस है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम हो गया, इसको हम लोग एसेप्टेट हाइफी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, एसेप्टेट हाइफी। समझ आया बात कि नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? क्लियर हो रहा है? अच्छे से देखो क्या क्या बोला मैंने। सर मल्टी न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है, जैसे देखो बेटा, जैसे ये एक सेल है, एक सेल में एक न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये किस टाइप का सेल हो गया, यूनी न्यूक्लिएट सेल, ठीक है। ये एक सेल है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हो गई। क्लियर है? समझ आया? तो Yes, फंगाई सर। स्ट्रक्चरली yes.
आर थ्रेड लाइक, सिलेंड्रिकल एंड फिलामेंटस। ठीक है, थ्रेड लाइक दिख रहा है, सिलेंड्रिकल एंड फिलामेंटस। तो जो इसका जो फिलामेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। और हाइफी के जो ब्रांचिंग होती है तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइसेलियम बोलते हैं। ब्रांचिंग होगी तो माइसेलियम बोलेंगे। अगर हाइफी में सेप्टा है तो सेप्टेट या सेप्टल हाइफी, और अगर नहीं है तो ए सेप्टेट हाइफी। क्लियर है इतना? सर ये सब तो बेसिक है Sir. है ना। एक मिनट है। हटा दूं? यस सर। Yes, sir. ये सब बेसिक है। सिनोसाइटिक हाइफा किसको बोलते हैं? हाँ बेटा, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक हाइफे यस। इसी को बोलते हैं बेटा। सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिनोसिटिक को ही मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। सर मल्टी ठीक है, न्यूक्लिएट मतलब सर ये पूरा का पूरा मतलब एक सेल है ये? मल्टी न्यूक्लिएट, हाँ। एक सेल, अगर एक सेल है तो वो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो। वैसे ये मतलब बहुत सारे हाँ। सेल, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। वैसे बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से जैसे ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, तो ऐसा। लेकिन ये कंप्लीट फिलामेंट है बिना सेप्टा के। सर पता सर कैसे मतलब चलेगा? एसेप्टेट हाइफा को सिनोसाइटिक हाइफा बोलते हैं। हाँ, एसेप्टेट हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी बोलोगे, क्योंकि उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगा। ओके। सर फिर ये ठीक है डिफाइन कैसे होगा कि वो बहुत सारे सेल्स हैं सेप्टेट हाइफी में? बेटा, ये तुम्हें एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर बताया हूँ, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा इलोंगेटेड होता है। ठीक सर है, सेप्टेट हाइफे भी तो मल्टी न्यूक्लिएट है। बेटा तो सेप्टा है ना यहाँ पर, सेप्टा है, ये अलग अलग है। ये अब ये सेल्स ही अलग अलग हो गए, दो अलग अलग सेल्स हो गए। ये एक सेल है, ये एक सेल हो गया। लेकिन सर मल्टी उसमें भी तो न्यूक्लिएटेड अलग का अलग मतलब, सेल होगा तभी तो वो बताया। देखो ना बेटा, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, कितना न्यूक्लियस दिख रहा है इसमें? 3। तीन। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें कितना न्यूक्लियस दिख रहा है? 3 4 5 6 7। समझ गया? तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस है ना। अगर ये एक सेल का स्ट्रक्चर बन गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, तो एक साइटोप्लाज्म में, एक सेल के अंदर, ये एक सेल जैसा इलोंगेशन अगर है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, जिसके और न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच में अगर कोई भी पार्टीशन नहीं है तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में पार्टीशन है। अब वो पार्टीशन किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर पार्टीशन है ना, तो वो सेप्टेट कहलाएगा और वो यूनी न्यूक्लिएट कहलाएगा। ठीक है, सर मतलब जैसे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर एक सेल वो एक न्यूक्लियस होता है, उन सब से मिलके ये हाँ, हाइफाई बना। फिर उसके अंदर उनके बीच में एक और सेप्टा बना हर एक सेल के बीच में। हाँ हाँ, और लेकिन फिर वो वो सेप्टम। सेप्टा उसमें नहीं होता, ये सेप्टेट हाइफाई में वो नहीं हाँ, होता ए है। सेप्टेट में वो सेप्टा नहीं होता है। ओके सर। चलो हटा दो। यस सर। चलो यस यहाँ से, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं मैं जो भी अभी डिस्कस किया। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा, किंगडम फंगाई में जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ठीक है, अभी तक जो मैंने डिस्कस किया उससे ठीक है आते हैं क्वेश्चन, बट बहुत ज्यादा नहीं आते। लेकिन इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आप नीट के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो रिप्रोडक्टिव फेज और इसके जो फंगाई की जो क्लासिफिकेशन, जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा, प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन देखा, वैसे ही फंगाई का जो क्लासिफिकेशन है उसका एग्जाम्पल है, उसका रिप्रोडक्टिव फेज है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे यहाँ पर क्या, रिप्रोडक्शन इन फंगाई।
है ना। इसको अच्छे से अपने को ध्यान रखना है। जो जो मैं बताऊंगा कि भैया नाम याद रखना है एटलीस्ट, कौन कौन सा नाम का कौन कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन फंगाई, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फंगाई। तो क्या क्या देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. sexual reproduction। इसको ना आप लोग ना ऐसा शॉर्ट नोट्स में बना के लिखिए रहना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगाई, ऐसा बहुत बार आता है। ठीक है, क्लियर है? सर ये शॉर्ट नोट्स Yes. कैसे बनाए? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? देखो बेटा, शॉर्ट नोट्स अभी से बनाते हैं। चलो आप लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे कि जैसे आप लोग अभी थ्योरी पढ़े, थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोगों को लगता है यार कि ऐसा अपने को लिख के रखना चाहिए, याद नहीं होता है, कुछ चीजें याद नहीं होती हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स में आएगा। जो चीजें आपको पता है, जो चीजें याद रहेंगी आगे, आपको मालूम है कि इसको तो मैं नहीं भूलने वाला, उसको शॉर्ट नोट्स में डालने की जरूरत नहीं। या फिर जैसे शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई, तो फंगाई में एक छोटा सा लिखे कि फिलामेंटस सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक, ठीक है, हाइफी, है ना। फिर हाइफी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, क्या, एक सेप्टेड हाइफी एंड सेप्टेड हाइफी। तो ए सेप्टेड हाइफी क्या होता है, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है या सिनोसिटिक होता है, ये हो गया। फिर हाइफी से एक एरो डालोगे जिसमें करोगे ब्रांचिंग, इफ ब्रांचिंग देन नोन एज माइसीलियम, खत्म। ये हो गया आपका एक ही बार में स्ट्रक्चर, दो लाइन में आ गया आपका, वो भी विथआउट डिस्क्रिप्शन। तो इस टाइप का होता है। फिर जैसे मैंने बोला आपको न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में क्या क्या आएगा, है ना, तीन पार्ट लिख दोगे, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड Holozoic. होलोजोइक। Symbiotic. होलोजोइक कहाँ से आ जाएगा फंगाई में? एनिमल लाइक होता है होलोजोइक, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक सर। ठीक है। फिर Symbiotic. उसके बाद सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिम्बायोटिक जो रहता है उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें सिम्बायोटिक में आप दो चीज लिखोगे, एक लाइकेंस और एक माइकोराइजा। तो लाइकेंस किसके किसके बीच का रिलेशन है, फंगाई एंड किसके बीच में, एंड माइकोराइजा फंगाई एंड किसके बीच का रिलेशनशिप है, यही आता है एग्जाम में। फिर मैं जैसे मैंने लिखा रिप्रोडक्शन इन फंगाई, ठीक है। तो फंगाई में तीन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ये इसके कितने टाइप्स हैं, इसके क्या क्या टाइप्स है, इसके क्या टाइप्स, एटलीस्ट इतना बेसिक बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको याद करने हैं, हेडिंग्स मालूम होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपको याद करने हैं। याद रखो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनता है, आपको हेडिंग सब हेडिंग लिखना है, देन उसके एग्जाम्पल, बाकी अंदर की चीजें तो आपको याद रखना है बेटा। हर चीज लिखोगे तो वो तो पूरा ही बुक छप जाएगा। हाँ सर ये शॉर्ट नोट्स मतलब किस में बनाते हैं? बेटा, एक बुक होनी, एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। ये जो मैं बनवा रहा हूँ, ये आपका एक नॉर्मल नोट्स अगर आप बना रहे हो तो अच्छी बात, नहीं बना रहे हो ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं तो नोट्स दे ही रहा हूँ आप लोगों को, और बना एनसीईआरटी रहे हैं। आपको पढ़ना है ना। एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको ऐसा नोट्स देने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है, रिटर्न नोट्स। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, थोड़ा डेफिनेशन लिखोगे, थ्योरी लिखोगे, फॉर्मूलेस को डिराइव करोगे, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करोगे, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो एक प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। देन क्वेश्चंस बना रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि यार मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, जो किसी को नहीं होता है, ठीक है, आप ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है फॉर्मूला याद, और सारे फॉर्मूले याद रखना मुश्किल होता है। तो क्या करोगे, आप एक चैप्टर का नाम लिखोगे, उसमें जो फॉर्मूलेस हैं, उसमें जो यूनिट एंड डायमेंशन हैं, वो सारे छोटे छोटे फॉर्मेट में लिखते जाओगे। नॉट ऑल डेफिनेशन, नॉट ऑल थ्योरी, बट फॉर्मूले एंड देयर कॉन्सेप्ट्स ओनली, ये होता है शॉर्ट नोट्स। ऐसा आप लोग नहीं करते हो तो बेटा आपके पास नीट से पहले इतना सारा सिलेबस या कॉपी भरी रहेगी, या पूरा का पूरा बुक भरा रहेगा, दिमाग चकरा जाएगा कि क्या पढूं और क्या छोड़ूं। तो जब आपके पास मालूम है कि भैया मुझे इतना ही पढ़ना है, ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, एक बार में रिवाइज हो जाए, ठीक है। नीट एग्जाम देते देते लोग
एनसीईआरटी 11th को 5 घंटे में और एनसीईआरटी 12th को 5 घंटे में कंप्लीट टॉप टू एंड रिवाइज कर लेते हैं विद परफेक्शन। मैं कहीं से भी पूछूं लाइन, सटक से आंसर आता है, कोई भी क्वेश्चन उठा के दो सट से आंसर आए। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके जो क्लास वाले हैं 11th क्लास में जो है, बहुत सारे बेटा मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है। अभी तक उनको ये नहीं समझ आ रहा है बायो लेके हम करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करें। और जब मैं डेमो जैसे लेता हूँ या जब मैं चालू करता हूँ तो मैं एक ही चीज पहले बताता हूँ कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, आपको चलना कैसे। क्योंकि बेटा कई लोगों को यही नहीं मालूम होता, ऐसे आंख मूंद के थोड़ी ना चलना है यार, मालूम तो होना चाहिए ना कि कैसे चलना है, करना क्या है। बहुत सारे लोग तैयारी चालू नहीं किया, तैयारी छोड़ो पढ़ाई चालू नहीं किया, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों तो फिर भी बहुत ऐसे तैयारी चालू कर लियो। हाँ बोलो बेटा, चलो ये हो सर गया। हाँ बोलो। सर Yes, शॉर्ट sir. नोट्स कितने पेज के होना चाहिए, मतलब मिनिमम? शॉर्ट नोट्स हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। अगर आपका थ्योरी 10 पेज का है तो उस 10 पेज को 2 से 2.5 पेज में आपको समेटना है, इतना छोटा होना चाहिए। छोटा होने का मतलब एकदम ऐसा कीड़े मकोड़े चींटी के जैसा नहीं लिखना है ऐसा, बट थ्योरी इतना बड़ा है उसको शॉर्ट करो। क्या काम की चीजें हैं, क्या आता है क्या नहीं आता, वो एक बार में नहीं होगा। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे या आधा चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें फॉर्मूलेस आपको याद रखने, याद नहीं होता साइड में आप लोग लिखते जाओ, ताकि जब रिवाइज करो तो फट 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 एक ही बार में सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक चैप्टर का पूरा, एक चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट चीजें 1 से 1.5 पेज में हो जाता था, ज्यादा ज्यादा 2 पेज बस। वो अभी नहीं बेटा, आप लोग आगे करोगे, अभी तो थोड़ा शॉर्ट भी थोड़ा सा लंबा ही रहेगा, बट कोशिश करो थोड़ा शॉर्ट, ठीक है। तो होता ये है कि जितना आप चीजों को शॉर्ट रखोगे, इंपॉर्टेंट चीजों को जितना सामने रखोगे, थ्योरी तो आपको पढ़ना है ना बेटा, हर थ्योरी को तो आपको याद नहीं करना या शॉर्ट नोट्स में नहीं रखना। तो जो चीजें आपको कॉन्सेप्चुअल है, जो लगता है कि यार ये याद नहीं हो रहा है, रटने वाला है, कई डेफिनेशंस भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम, वो आपके टीचर्स बताएंगे, या फॉर्मूलेस बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो उसको एक जगह लिख लो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पेज में आप जितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखोगे, पेज आपके ब्रेन में स्कैन होता है, या आप लोगों को पता है कि नहीं पता मुझे नहीं मालूम, बट पेज जो होता है ना वो आपके ब्रेन में स्कैन होता है। तो एक पेज में आप जितना ज्यादा मटेरियल रखोगे, वो सारा मटेरियल एक साथ स्कैन होगा ब्रेन में, रिकॉल बढ़ जाता है। अगर आप नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा रखोगे तो ब्रेन को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा नंबर ऑफ पेजेस को स्कैन करके उसको रिकॉल करने में। तो पेजेस कम होंगे तो एक बार में रिकॉल होता है। जैसे मैं मेरे नोट्स जो है ना, मैं नोट्स अभी तो मैं प्रिंटेड दे रहा हूँ, पहले मैं हैंड रिटन ही नोट्स देता था। तो हैंड रिटन नोट्स के पेजेस मेरे को पूरे याद रहते थे, कौन से पेज में वो पेज, लेफ्ट में कोई थ्योरी लेफ्ट में है राइट में, ये मेरे को याद रहता था। और लेफ्ट में है वो थ्योरी या कॉन्सेप्ट या वो लाइन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो ऊपर वाले में है या वो बीच में लाइन है या आखिरी में लाइन, ये मैं बता देता था, ठीक है। तो वो स्कैन होता है ब्रेन में, ठीक है। मैं उसको रटता नहीं था, लेकिन वो बार बार देखने से स्कैन होता है। इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन का मतलब होता है आप एक बार देख के आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो, देखिए आगे बढ़ो, अटके मत रहो। हमेशा याद रखो यही साइंटिफिक तरीका होता है पढ़ने का। और जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं वो लोग रिवीजन ज्यादा करते हैं। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ब्रेन में स्कैनिंग उतनी ज्यादा होगी, ब्रेन रिकॉल उतना ज्यादा करेगा। जितना बार आप ब्रेन में चीजों को लेके जाओगे उसका जो रिकॉल मेमोरी होता है वो स्ट्रॉन्ग होते जाता है। लोग क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग एक बार पढ़ लिए, उसका एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे बस। अरे भाई इतने में क्या होगा, इतने में तो आइंस्टीन को भी याद नहीं रहेगा, आपको आइंस्टीन को भी नहीं याद रहेगा एक दो बार पढ़ने में चीजें। क्योंकि आप कोई एक दो पेज तो ना पढ़ रहा, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे, तो आपको बहुत सारी चीज को बहुत सारे बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को पैटर्न? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ना आगे बढ़ना नहीं होता है, आपको चीजों को कॉन्सेप्चुअली भी ध्यान रखना है प्लस मेमोराइज भी रखना है। तो कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखने के लिए चीजों को पहले समझो और लंबे समय तक याद करने के लिए ज्यादा बार रिवाइज।
मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मार्क्स जो भी रहे हो आज तक, आप जैसे भी लेवल के स्टूडेंट रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तरीका अपनाओ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप मार्क्स अगर आपका 60% आता है तो आप 80% ला सकते हो, अगर आप 80% लाते हो तो 95% ला सकते हो एग्जाम में। एकदम चैलेंज कर रहा हूँ यही तरीके से, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, अभी पढ़ लिए फिर सीधा एग्जाम में, ऐसा नहीं। आगे बताऊंगा कि रिवीजन का भी एक पैटर्न होता है, जो हमारा ब्रेन कितने दिनों तक उसको याद रख पाता है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो बस ये ऐसा लगेगा कि कोई मेमोरी इंक्रीजिंग वाला क्लास चल रहा है, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही। चलो आगे बढ़े। Yes, Yes. sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका क्या क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन, Fission. फिजन Budding. और Budding. बर्डिंग, Budding. ठीक है। चलिए क्या क्या होता है इसको आगे देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा, आप लोग एनसीईआरटी रखा करो, बोला करो, देखा करो। टू वे चीजें होनी चाहिए, ताकि आप देखो जितने बार चीजों को बोलोगे, देखोगे, लिखोगे, उतना ज्यादा दिनों तक याद रहता है, ठीक है। क्या क्या होगा, कई लोग तो बुक ही नहीं रखते। Sir, zoospore. Pharyngiosperm. Conidium. स्पोरेंजियो स्पोर, और क्या बोले एक, Conidia. जूस्पोर, और क्या, कोनेडिया, और Bus. बस। यस और सर। जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनेडिया, और कुछ नहीं सर. क्लेमाइडोस्पोर, और बेसिडियोस्पोर, और आपके बुक में कितना दिया है, सर ये बेसिडियोस्पोर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिया है. ये बेटा कुछ कुछ एक्सोजिनसली करते हैं, अच्छा. ठीक है। और ओके सर. एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर भी दिया है, ठीक है। एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आता है, ठीक है। चलो सर ये ऊपर सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन, तीन एक ही चीज तो नहीं है ना? क्या बेटा, सर ये सेक्सुअल Excuse me, sir. ऊपर हाँ बोलो के बेटा। तीन सेम तो नहीं है? नहीं बेटा, सब अलग अलग, स्ट्रक्चरली सब अलग अलग। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार कोनोडिया एक्सप्लेन कीजिए ना. अभी पूरा बताएंगे बेटा, है ना। अभी बस Okay, स्टेप sir. देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, ओस्पोर. ये दोनों तो आएगा, मैंने बताया अभी। यस सर. तो आप लोगों के अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो उसको कंफ्यूज होने की मत लिखो, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर तक बस याद रखो। तो क्या क्या आएगा, oospore, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप लोगों को ना याद रखना है। oospore, और क्या अभी यहाँ लिखा था मैंने, क्या लिखा था, सीडियोस्पोर. एस्कोस्पोर। Basidius. एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर. बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ना ये बेसिक स्टेप्स याद होने चाहिए कि वेजिटेटिव में क्या क्या आएगा, एसेक्सुअल में क्या क्या आएगा, सेक्सुअल में क्या क्या आएगा, ठीक है। इतना हो गया, समझ आ रहा बात आप लोगों को। अब अपन Yes, एक एक sir. करके सर देखेंगे कि ये क्या क्या एसेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन सर, फिशन और बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन तो एसेक्सुअल में आता था ना, मतलब जब पढ़ते थे तो। बेटा वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के रूप में आता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, फिजन, ये सब भी एक प्रकार का एसेक्सुअल ही है, याद रखना। ये भी एसेक्सुअल ही है, जिसमें गैमेट्स का यूज नहीं हो रहा है, या फिर जिसमें दो पेरेंट्स का यूज नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले भी यही चीज बताया है कि जिसमें गैमेट्स या बायपेरेंटल या गैमेट्स का यूज नहीं हो रहा है, वो सब एसेक्सुअल के टाइप है। लेकिन वेजिटेटिव स्पेशली ना प्लांट्स में यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, याद है। यस सर।
Yes. Yes, Yes, sir. grafting, cutting. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये जैसे आप लोग कहीं जाते हो किसी के घर वर, है ना, मौसी बुआ किसी या फिर और कहीं आसपास आंटी वंटी के घर या किसी और पहचान वाले के घर, खास तौर पे जैसे मम्मी के साथ गया तो मम्मी की नजर पड़ गई ऐसे गुलाब के पौधे पर, ठीक है, अरे वाह यार बढ़िया बढ़िया है, तो जाते समय छोटा सा तोड़ के डिक्की में डाल दो, ठीक है। तो ये कोई चोरी नहीं है, मतलब ये अपन क्या करें, पौधे को अपन ले जाके दूसरी जगह डालते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि अपन गुलाब के पौधे को छोटा सा एक उसका जो प्लांट का पार्ट है उसको तोड़े और मिट्टी में लगा दिए। आपने कौन सा दो फूल को लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया, उसका सीड आया, सीड को जर्मिनेट कर, आपने तो प्लांट को ले जाके तोड़ के दूसरी जगह लगा दिया, फिर वो प्लांट बड़ा हो रहा है। तो ये भी क्या है बेटा, एक प्लांट से दूसरा प्लांट भी ग्रोथ हुआ, एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना, तो ये Yes, क्या sir. है, उस Yes. प्लांट के पार्ट से बना, तो भैया ये एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन है कायदे से, लेकिन Yes, इसको sir. हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वैसे ही ये सब भी क्या है बेटा, एसेक्सुअल ही है, बट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन सर वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो अब जाता देखो है। होता क्या है, जैसे ये माइसीलियम है, ठीक है, ये माइसीलियम है ना, ये माइसीलियम है ऐसा, ठीक है, माइसीलियम। तो माइसीलियम जो है, जैसे आप कोई चीज फेंक दी है ऐसा, इसका सब फेंक दिया ऐसा, मार दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये टूट के अलग हो जाएगा, ये टूट के अलग हो गया, टूट के अलग हो गया। अब ये जो रहता है ये टूट के अलग हो गया, अब ये ग्रोथ करेगा ऐसा, अब ये ग्रोथ करेगा ऐसा, ठीक है, ये एक नया फंगल बॉडी बना लेगा, ये एक फंगल बॉडी था। तो अगर कोई भी पार्ट टूट के अलग होता है और वो वापस रिजनरेट कर लेता है ना, टूटा हुआ पार्ट, समझ आ रहा है, उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब तोड़ के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स करना, क्लियर है। फिजन आपको मालूम है, रीजनरेशन जैसे हुआ ना। तो बेटा वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, रीजनरेशन जैसे ही हो गया ना, तो ये भी क्या है, ये सेक्सुअल है, ये वेजिटेटिव, दोनों में से कोई एक लेते हैं इसको, ठीक है, सेक्सुअल नहीं है बट, ठीक है। तो रीजनरेशन भी क्या है बेटा, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही होता है, रीजनरेशन ऑफ प्लांट, रीजनरेशन ऑफ पॉट, पार्ट जो रहता है इनटू कंप्लीट बॉडी। रीजनरेशन बहुत दो टाइप का होता है, रीजनरेशन दो टाइप का होता है, एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा, मॉर्फोलेक्सिस है ना, मॉर्फोलेक्सिस या मॉर्फोलेक्सिस, ऐसे अलग अलग टाइप का होते हैं। तो उसमें एक तो जैसे छिपकली का जो पूंछ है वो टूटने के बाद क्या होता है, नया बनता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो रिप्रोडक्शन है, सर नो बनता No, है sir. नया पूंछ? Regeneration. No, sir. वो रीजनरेशन है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि छिपकली का जो पूंछ है वो टूट के अलग हुआ और वो पूरा नया छिपकली बन, हाँ, नहीं वो होता। ऐसा नहीं होता है, बता रहा हूँ एग्जांपल, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो तो वो फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा ना, वो फ्रेगमेंटेशन होगा कहलाएगा, नहीं लेकिन बट वो भी कहलाएगा। रीजनरेशन है एक प्रकार का, वो भी रीजनरेट हुआ, पूरा का पूरा बॉडी Yes. रीजनरेट हो गया, यस सर। वो भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया, क्योंकि एक से दो बन गया और एक से दो बनने को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। यस सर। आप Yes, लोगों sir. का भयंकर कॉन्सेप्ट धसका हुआ है, भयंकर तरीके से धसका हुआ है। पाली ठीक है, लैंग्वेज। चलो। ए बेटा आकृति क्या बात कर रही है, म्यूट कर रहा क्या और कौन गाना चला रहा था, पंजाबी सॉन्ग सुने थे क्या आप लोग? यस सर। Yes, बडिंग sir. क्या होता है कि कोई प्लांट बॉडी है, यहाँ से जैसे खास तौर पे बडिंग जो रहता है वो ईस्ट में दिखता है, ठीक है। तो ईस्ट में क्या होगा, जैसे ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट की बॉडी है, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसा एक छोटा सा बड निकलेगा, फिर वो सेपरेट हो जाएगा, फिर ये बड आगे चल के बड़ा हो जाएगा और एक नया ईस्ट की बॉडी बन गई। क्लियर है ये भी मैं बता चुका हूँ, क्या बडिंग बता चुका हूँ ना आप लोगों को? Yes, sir. सर यस सर। चलो, अब स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर, कोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है। अब इसको मैं बताऊंगा, डायग्राम लंबा चौड़ा डायग्राम होता है, एक आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो दिख रहा है क्या? अटक गया, सर अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अटक गया है क्या? सिस्टम अटक गया मेरा, एक मिनट रुको। ओहो,
डायग्राम बुक में नहीं दिया है? नहीं नहीं दिया बेटा वाला। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। Yes, Yes. sir. यस सर। छोटा सा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है? मीडियम। सर देख रहा है, दिख अरे रहा है। यार, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। यस सर। ये हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है? स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, ये स्पोरेंजियोस्पोर का है। ये दिख रहा है बेटा? देखो Yes. ऐसा, sir. ये क्या है? ये हाइफी। Yes, sir. ये दिख रहा है? ये हाइफी है। ठीक, ये Yes, हाइफी sir. है। उसके बाद ये इसका रिप्रोडक्टिव फेस है, जिसमें स्पोरेंजियोफोर है, PHORE। स्पोरेंजियोफोर एक जैसे डंडी के जैसा होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें स्पोरेंजियम रहता है। स्पोरेंजियम याद है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर रहता है। ये सब एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजियोस्पोर हो गया। समझ आया बात? आसान है। यस सर। यस दूसरा सर। जूस्पोर। जूस्पोर, जूस्पोर में ये दिख रहा है आप लोगों को? ये जूस्पोर्स है। ठीक है, ये जूस्पोर। ये क्या है? जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो जूस्पोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड होता है। दिख रहा है? ये फ्लैजिला यहाँ पर दिख रहा है, ये दो, Yes, sir. ये Yes, एक sir. फ्लैजिला वाला है, ये दो फ्लैजिला वाला है। तो ये मोटाइल होगा। फ्लैजिला है, फ्लैजिला एंड सीलिया इज फॉर द पर्पस ऑफ मोबिलिटी। मूवमेंट। ठीक है ना? मूवमेंट के लिए होता है। तो ये फ्लैजिला दिख रहा है, ये एक है, ये यूनिफ्लैजिलेट है, ये बाइफ्लैजिलेट है। ये जूस्पोर। जूस्पोर इसीलिए बोलते हैं ये मोटाइल है, ये एनिमल लाइक, मान के चलो स्पोर्स। ठीक है, एनिमल लाइक स्पोर्स को बोलते हैं। क्लियर है? ये समझ आया बात? यस यस सर। Yes, जूस्पोर sir. क्लियर हो गया। यस सर। देन उसके बाद और कौन सा है? कोनिडिया। कोनिडिया। अब कोनिडिया क्या होता है? ये कोनिडिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कोनिडियो 4 है। ये भी क्या है बेटा? ये भी फंगल हाइफी से ही एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, कोनिडियो 4। ठीक है, जिसमें ये एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप होते हैं। ये भी एक प्रकार का स्पोर ही है, बट ये कैसे होता है इसको मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा। कोनिडियो 4 क्या है? ऐसा एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकलेगा। दिख रहा है? ऐसा लग रहा है किसी भूत ऊत का ऐसा फिंगर है। दिख रहा है? ये 3 फिंगर, ये 5 Yes, sir. फिंगर। Yes, दिख रहा है? तो Yes, उसके जो yes, टिप sir. होते हैं, उस पे छोटे छोटे कोन लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। एक्चुअल में वो होता है, यही स्ट्रक्चर है कोनिडियो 4 का ही स्ट्रक्चर जो होता है ना, बीच बीच से डिवाइड होता 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 क्या होता है? ऐसा सेपरेट होते जाते हैं, सेपरेट होते जाते हैं, और ये कोनिडिया का चेन बन गया। दिख रहा है? फिर एक एक करके ये कोनिडिया निकलते जाता है, और ये फिर ये कोनिडिया निकल गया, और ये एक नया फंगल हाइफी बनाएगा, जर्मिनेट होकर के। ऐसा, चाहे ये स्पोरेंजियोस्पोर हो ऐसा जर्मिनेट करेगा, चाहे कोनिडिया हो ऐसा जर्मिनेट करेगा। ये क्या बन रहा है? जर्मिनेटिंग कोनिडियम। तो ये क्या बना रहा है बेटा? ये किस टाइप का हाइफी है? ये सेप्टल हाइफी। दिख रहा है? सेप्टल, ये Yes, दिख sir. रहा है? यस सर। यस समझ आ रहा सर। है कि नहीं? सेप्टल हाइफी बना Yes, रहा sir. है। स्पोरेंजियोस्पोर Yes, भी sir. वैसी हाइफी बनाएगा, चाहे सेप्टल हाइफी बनाए चाहे ये सेप्टल हाइफी बनाए। तो ऐसे ही जर्मिनेट होगा स्पोर से, और ऐसा हाइफी बनाएगा। तो उसके बाद क्या देखे थे हम लोग? आप लोगों के बुक में नहीं है, क्लेमाइडोस्पोर। तो ये क्लेमाइडोस्पोर क्या है? ऐसा एक जो ये जो फिलामेंट है, इसके बीच बीच में क्या होगा बेटा? एक स्वेलन पोर्शन होगा, बाद में ये कट ऑफ हो जाता है, मतलब कट जाता है, कोनिडिया के जैसे। बट ये कोनिडिया नहीं है, इसको क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं। क्लेमाइडोस्पोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो वॉल होता है, आउटर वॉल, ये काफी थिक होता है। देख रहे हो आप लोग, एकदम मोटा है, थिक है, इसलिए इसको क्लेमाइडोस्पोर। एक्चुअल में क्लेमाइडो का मतलब होता है थिक वॉल्ड। क्लेमाइडोमोनास आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, सर थिक वॉल मतलब उसकी सेल सर वॉल ये थिक है या फिर उसके ऊपर की जो शीट है वो उसके थिक है? आउटर आउटर वॉल, सेल वॉल भी हो सकती है बेटा, वो आउटर ओके सेल सर। वॉल भी हो सकता है वो। ठीक है, जो भी आउटर वॉल होगा वो थिक हो। सर ठीक है, ये क्लेमाइडोस्पोर और ये कॉन्डिया में तो कोई डिफरेंस? देखो ना बेटा क्या है, देखो क्या डिफरेंस है, देखो बहुत डिफरेंस। स्ट्रक्चरली दोनों अलग है। इसका जो वॉल होता है वो इसके जितना थिक नहीं होता है, स्ट्रक्चरली दोनों डिफरेंट है। ठीक है, सर। और ये जो रहेगा ये
अलग टाइप के फंगाई में होगा और ये अलग टाइप के फंगाई में होगा, ठीक है। एक ही फंगाई में ये दोनों स्ट्रक्चर में होंगे। ये अलग अलग जो फंगाई के ग्रुप होते हैं, ठीक है, कुछ क्लेमाइडोस्पोर्स बनाते हैं, कुछ कोनिडिया बनाते हैं, कुछ जूस्पोर बनाते हैं, जैसे ये जूस्पोर है, कुछ स्पोरेंजियोस्पोर बनाते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है बात? और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ये बेसिडियोस्पोर बन रहा है, वैसे अपन लोग देखेंगे ना एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, दो चीज देखे, ये दिख रहा है, ये क्या है बेटा, ये सर एस्कोस्पोर है। हाँ बोलो। सर ये जितने भी स्पोर है उन लोग का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन एक ही है ना? सब एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये सब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है बेटा, ठीक है। फंक्शन एक नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में ये टाइप है, ये रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, अलग अलग रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। यस ये क्या दिख रहा है बेटा, एस्कस, ये जो दिख रहा है ये ऐसा एस्कस, ये क्या ऐसा सोलन पोर्शन जो है, ये एस्कस, इसके अंदर जो स्पोर होगा वो एस्कोस्पोर्स होंगे, ठीक है। ये सर ये Yes, sir. मतलब ये भी हाइफी से जोड़ा है ना आपने? ये भी सब हाइफी से, नीचे दिख रहा है ये सब जुड़ा है, माइसीलियम हाइफी से जुड़ा रहता है, अकेला कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्या है बेटा, बेसिडियोस्पोर्स, तो ये बेसिडियोस्पोर है, ये बेसिडियम है। अब इसका जो टिप है यहाँ पर सिंगल सिंगल दिख रहा है, एक 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 एक, बस बेसिडियोस्पोर्स बन रहा है। ये सब स्ट्रक्चरली अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये दिख रहा है बेसिडियोस्पोर्स है। सर हाँ यस बोलो। सर। सर ये यूरियोस्पोर कौन सा है? इसकी तो आंखें भी हैं। आंख नहीं है बेटा, आंख नहीं है, ये अंदर में स्पोर्स है, ये यूरिडोस्पोर्स, ये यूरिडोस्पोर बनाएगा, ठीक है। ये सब जैसे ये एस्कोस्पोर है, कोनिडियोस्पोर है, जूस्पोर है, वैसे ही ये यूरिडोस्पोर है, ठीक है। तो बहुत सारा आपके सर ये सिलेबस में आता है नहीं क्या? है, नहीं नहीं ये सब नहीं आता है, जो आता है मैं इसीलिए वही वही बता रहा हूँ। डायग्राम के आप सब एक ही साथ है, तो उठा के मैंने डाल दिया, जो जो काम का है वो आप देखो, बाकी को छोड़ो, मारो गोली, ठीक है। यस सर। क्लियर है? तो ये डायग्राम मैं Yes, बनाऊंगा sir. तो मेरे को 20 मिनट लगेगा ये, और इतना अच्छा भी नहीं बनेगा और बहुत गंदा बनेगा मेरे से, ठीक है। वैसे मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बनता, आपको मालूम। कोई बात तो नहीं सर। हाँ कोई बात नहीं, ये मैं ऐसे ही मैं भी अपने आप को बोलता हूँ। वैसे कायदे से सारे जो बायोलॉजी टीचर वाले हैं, आपको मालूम है, आपके स्कूल वाले जो होंगे बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाते हैं, मैं देखा हूँ। नो सर। वैसे मेरे को जलन नहीं Yes, होता है, sir. नहीं नहीं डायग्राम बनाते ही है बेटा, बायोलॉजी वालों को डायग्राम आते हैं, मेरे को बनाना पसंद नहीं है ज्यादातर, बहुत सर टाइम टेकिंग है, हमारी सब मैम चीजों तो को मैं अच्छा नहीं जितना, बनाती। अब वो एक्सेप्शनली होंगे बेटा, बट मेरे जैसे, बट जितने बायो वाले टीचर, खास करके स्कूल वाले जो बायो वाले टीचर होते हैं, वो लोग बहुत सुंदर डायग्राम बनाते हैं। मेरी टीचर जो थी, ठीक है, वो बहुत सुंदर डायग्राम बनाती है स्कूल वाले। और ये क्लियर है, ये मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें आप सब इसको यस अच्छे से सर। देख Yes, पाओ। sir. Yes, ओके yes, sir. सर। सर ये नोट्स में होगा ना? हाँ नोट्स में ना बेटा, ये सर आपको आपका नोट्स में, वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ हाँ, फोन आ रहा है। चलिए, तो क्लियर हो गया बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हाँ सर ये क्या है, कैसे कैसे हो सर रहा एक है। बार स्पोर बता दीजिए ना, स्पोर के अंदर होता है स्पोर क्या क्या होता मटेरियल? है, स्पोर एक प्रकार का बोल सकते हो बेटा, देखो फंगाई जो रिप्रोड्यूस करते हैं, फंगाई जो रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली बाय स्पोर्स, ठीक है। फंगाई रिप्रोड्यूसेस रिप्रोड्यूसेस मेनली बाय स्पोर्स, इसको याद रखेंगे सबसे पहली बात, मेनली बाय स्पोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पोर्स के थ्रू ही करते हैं। अब वो स्पोर जो होता है बेटा, वो आपका एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल स्पोर भी हो सकता है। देखो आप लोग, ये सब क्या है, ऑल आर स्पोर्स, अभी बताऊंगा क्या है स्पोर्स, कोनिडिया भी एक स्पोर का ही टाइप, स्पोर, ठीक है, स्पोर स्पोर स्पोर, ये सब क्या है, तो मेनली जो है ये तो बेटा बस ऐसा बोल देते हैं, बट मेनली आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो मेनली स्पोर के थ्रू ही ये रिप्रोड्यूस करता है। स्पोर क्या होता है, एक ऐसा लाइट वेट, एकदम छोटा सा माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कंप्लीट बॉडी बना सकता है, ठीक है। अब इसको आप जाइगोट नहीं बोलोगे,
इसको आप जाइगोट नहीं बोलोगे, ठीक है, याद रखेंगे, इसको जाइगोट नहीं बोलोगे। स्पोर जो होता है एक ऐसा एकदम माइन्यूट सा लाइट वेट छोटा सा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, जिसका जो सेल वॉल होगा वो काफी थिक होगा, काइटिन पॉलीसेकेराइड का बनता है, जो जल्दी से डिजनरेट नहीं होता है, जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और ये स्पोर्स हवा में उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है, ठीक है, समझ आ रहा बात, मिट्टियों में कई दिनों तक सालों तक रह सकता है, मतलब इतना टफ कोट के साथ रहता है। इसीलिए फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन, जल थल आकाश हर जगह मिलेगा, हर जगह फंगाई मिलेगा। जैसे हमने आपको बताया ना बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, है ना, तो बैक्टीरिया से तो वैसे ही फंगाई। तो आप कभी ये सोचे हो कि यार किचन इतना साफ सुथरा रहता है फिर भी उसमें फफूंद कैसे लग जाता है खाना में, सोचे हो कभी आप? नो बोलो सर, क्यों नहीं सोचे? सर पता है ना सब जगह होता है तो क्या सोचना। तो कैसे आया वहां? आप तो साफ सुथरा रख रहे हो, लाइजॉल से पूछ रहे हैं, वो दुनियादारी दुनिया भर का प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में, दुनियादारी सबसे पूछ रहे हैं, बात रहे हैं, साफ सुथरा रख रहे हैं, तो स्प्रे मार रहे हैं, वो स्प्रे मार रहे हैं, फिर भी अगर खाने को हम खुला छोड़ दिए ज्यादा समय तक के, और अगर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो वहां पर चीजें खराब होना चालू होता है, और क्या बोलते हैं फंगस भी हो जाता है उसमें। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं? क्योंकि फंगल स्पोर्स लाइट वेट होते हैं, हवा में होते हैं, ये हवा में भी, आप जिस जगह में है उस हवा में भी फंगाई के स्पोर्स जरूर हो। समझ आ रहा बात आप लोगों को? समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये स्पोर्स Yes, एक sir. ऐसा बोल सकते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो टफ कोट के साथ रहता है, सेल वॉल के साथ में रहता है, और वो हर जगह मिलेगा आपको, और सुटेबल कंडीशन में फिर ये जर्मिनेट करेगा। तो ये स्पोर एक एक्चुअल में एक सेल है विथ न्यूक्लियस, क्लियर है? ठीक है, विथ हार्ड sir. कवरिंग, Yes, sir. विथ हार्ड कवरिंग। तो मिला कि इसका सेल वॉल ही इंपॉर्टेंट है जिसको फंगाई का बनाता है ना। तो इसका जो सेल वॉल होता है वो किससे बनता है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड। बोलो भाई, याद आ रहा है कि नहीं? Chitin. Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो हटा दें अब इसको, यस सर। याद रखेंगे, ये Yes. आता है ना, Yes, sir. इम्पोर्टेंट है कि इसका सेल वॉल जो रहता है वो किससे बनता है, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, ये आता है बेटा कि ये काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड सेल वॉल जो रहेगा वो किस में मिलेगा, ये नीट में कई बार आ चुका है, ठीक है। चलिए देन उसके बाद हटा दूं, अब ये oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर मैंने बता दिया। oospore क्या होता है? एग लाइक, हाँ बोलो, एग लाइक सेल स्पोर। वॉल के नीचे आप क्या लिखे हो? काइटिन, CHITIN, CH है। चाइटिन बोलोगे आप लोग, अगर इसको फोनिक्स के हिसाब से बोलोगे तो CH को का चा भी बोलते हैं, तो चिटिन। चिटिन 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 नहीं बोलेंगे, काइटिन का भी बोलते हैं ना, CH को का भी बोला जाता है। मैं सीख रहा हूँ फोनिक्स, मेरे बेटे को पढ़ाते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, ठीक है, बट ये काइटिन मैं भी नहीं, बहुत पहले से ही बोल रहा हूँ, क्लियर है? Yes. यस सर। तैयारी करते थे तब से। चलिए हटा दूं, ये सब आगे आएगा, sir. ये सब आगे आएगा, अभी चिंता मत करो कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पूरा डिटेल में आएगा आगे। हो गया? यस सर। यस सर। Yes. Yes, sir. चलो तो एक छोटा सा मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है उसका प्रोसेस बता देता हूँ, फिर बाकी पर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, या आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूं मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो साइकिल होता है, इसे ये टॉपिक steps। अभी खत्म कर दीजिए। ये रिप्रोडक्शन वाला जो, Yes. ऐसा नहीं बेटा अभी, फिर उसके बाद फिर हम लोग ना फंगाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सीधा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, फिर एक क्लास में खत्म हो जाता है, वैसे ये 2 क्लास में खत्म हो जाता है फंगाई जो होता है, 3-4 घंटे का Yes, टॉपिक है ये। वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो वो तो 1-1.5 घंटे में ही हो जाएगा, है ना, सिर्फ ऐसा बताते चलूंगा तो कि ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है ना, अगर उसको डिटेल से नहीं समझेंगे तो वो 1-1.5 घंटे में ही फंगाई खत्म हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो स्टेप्स ऑफ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, है ना? तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मतलब थोड़ा एक अंदाजा लगाओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब बोलेंगे, पहले ये मालूम होना जब चाहिए दो गैमेट्स इन्वॉल्व हो। बाय फ्यूजन पेरेंट। ऑफ गैमेट से होगा। गैमेट, हाँ, दो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे तब। यस हाँ बेटा, सर। यस सर। ठीक है। क्या जरूरी है गैमेट ही इन्वॉल्व हो? तो जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी सर है, क्या हाई ध्यान रखें। नहीं बेटा, जेनेटिक मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी यस सर। है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? और तो न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? सेल में होता है, सेल में होता है। तो सबसे पहली बात क्या होगा बेटा कि यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और हाइफी, मतलब दो सेल का फ्यूजन होगा, ठीक है। तो मेनली हम लोग जो देखते हैं बेटा, उस स्पोर्स देखते हैं, है ना, वो स्पोर्स वगैरह जो होता है, ठीक है, एक बड़ा स्पोर, एक छोटा है स्पोर, या मोटाइल या नॉन मोटाइल। तो गैमेट जो रहता है वो मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है, और एक नॉन मोटाइल भी हो सकता है, और एक नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर दो गैमेट्स मिल रहे हैं तो कुल मिलाकर के एक सिंपली अभी बेसिकली आपको ये याद रखना है कि दो सेल की मीटिंग हो रही है, दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल वाला सेल की मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ जैसे कि ये कोई ये एक हाइफी है, ठीक है, और ये एक दूसरा हाइफी, ये एक हाइफी है और ये एक दूसरा हाइफी, ठीक है, ये दूसरा हाइफी, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई इतना? यस सर। आयुषी, यस सर। यस सर। दीपिका साहू, भूमि, सॉरी बेटा, संजोगिता, कोई आंसर नहीं आया? संजोगिता आपका जाग रही हो, सो रही हो, सुस्त हो, तबीयत खराब है क्या बेटा? पुष्पा, यस सर। प्रकृति, यस सर। आयुष पाठक, सो रहे हो? नहीं। परवेश, यस परवेश, सर। यस सर। विश्वा, गुड, यस सर। विश्वा, हाँ गुड। चलो, तो अब ये क्या है भैया, एक प्रकार का दो सेल, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भैया ये एक मेल है, इसको मेल ले लो, इसको फीमेल ले लो, है ना, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो इन दोनों का क्या होगा, अब फ्यूजन होगा, ये दो सेल का, ये मेल गैमेट जैसा एक्ट करेगा, ये फीमेल गैमेट जैसा एक्ट करेगा, ठीक है, या फिर ये कोई गैमेट बनाएगा, दूसरा गैमेट बनाएगा, जिसको हम आगे देखेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दो सेल का फ्यूजन होगा, वो गैमेट होगा, ठीक है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, गैमेट भी एक सेल होता है। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप, फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, इमेजिन करो इनका फ्यूजन हो रहा है, इनका फ्यूजन हो रहा है, तो क्या होगा बेटा, फ्यूजन हो गया, तब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, ये ऐसा, ये फ्यूजन हो, फ्यूजन होने से क्या होगा, फ्यूजन हो गया ये, ठीक है। अब क्या होगा भाई, बोलो बोलो, क्या हो गया? जाइगोट फॉर्मेशन। हाँ, तो सबसे पहली बात, जैसे ही इसका फ्यूजन हुआ तो आप क्या देख रहे हो, ये एक सेल था, ये एक सेल था, क्या हो गया अब, सेल या हाइफ। है बेटा, ये दो सेल एक सेल बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेज होता है, ये होता है डाई कैरियन, ये होता है डाई कैरियन या डाई कैरियोटिक स्टेज,
छत्तीसगढ़ी में दाई बोलते हैं, मतलब जो अम्मा लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, उसको दाई बोलते हैं ना, बट इट इज नॉट अ दाई, दैट इज डाई का मतलब होता है टू, कैरी ऑन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये दिख रहा है आप लोगों को, दो न्यूक्लियस वाला स्टेज हो गया, एक सेल में दो न्यूक्लियस वाला स्टेज हो गया, दैट इज सर ये डाई दो कैरी ऑन। न्यूक्लियस है ये या फिर दो हाइफे बोलेंगे इसको? दो न्यूक्लियस है ना बेटा, ये एक सेल है ना बेटा, एक सेल का फ्यूजन हुआ ना जी। यस समझ गए। ठीक है, समझ आया क्या यस बात? सर, यस सर, अब ये एक हो गया है ना, तो ये डाइकैरियोटिक स्टेज हो गया, डाइकैरियोन स्टेज हो गया, क्लियर है? अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ सेल होगा, देन उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन ऑफ, देखो बेटा ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ठीक है, ये मेल गैमेट है। मैंने आपको बताया था कि मेल गैमेट जैसे ह्यूमन में अगर स्पर्म देखें तो स्पर्म का सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है, सिर्फ न्यूक्लियस, स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफर, तो ये न्यूक्लियस चला गया, ये किसका है, ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस हो गया, तो ये दोनों फ्यूज होंगे, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, फ्यूज होकर के ये एक बन जाएगा। जब न्यूक्लियस एक होता है तो ही ये फीमेल गैमेट, और इसको हम लोग एग बोलते हैं, आप लोगों ने कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा ऐसा बेसिक चीजें, ठीक है। तो अब ये एग को जाइगोट तभी बोलते हैं जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है। कुल मिलाकर के मैंने क्या बताया, जाइगोट या फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होकर के एक बन गया, तो अब ये जाइगोट कहलाएगा। तो मुझे बताओ भैया, अब क्या ये जाइगोट है? नो सर। दोनों सेल स्टेज फ्यूज में हो नहीं गए, है, उस स्टेज में नहीं है। ये जाइगोट नहीं नो सर, है, नहीं ये है। जाइगोट नहीं है, इसीलिए इसको एक इंटरमीडिएट स्टेज बोला, डाइकैरियोन स्टेज, ठीक है। ये इसको ध्यान से समझो क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज नहीं समझ आएगा आपको, ठीक। तो ये फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन किसका होगा? न्यूक्लियर। न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन को गैमी वर्ड दिया जाता है और न्यूक्लियस को कैरियो। कैरियो। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? कैरियोगेमी। समझ आया भैया आप लोगों को? वर्ड को मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, रटना मत, है ना, हर चीज को नहीं रटना है बायो में। अधिकतर जैसे आप लोग कई बार आप लोग सोचते होंगे ना बायो रटने की चीजें है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो अब क्या होगा, मैं इतने हिस्से को बस मैं फोकस करूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, क्या होगा जी? जाइगोट बोलो। फॉर्मेशन। अब जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, ये एन था, यहाँ पर एन, तो अब क्या हो गया? कैरियोगेमी, ठीक है। तो अब क्या हो गया? ये जाइगोट का फॉर्मेशन, ये 2n, ये हो गया बेटा हमारा जाइगोट के आफ्टर कैरियोगेमी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। क्लियर है सबको दिमाग में? Yes, sir. ठीक, चलो। तो जाइगोट का मियोसिस होगा, जाइगोट का मियोसिस होगा। आफ्टर मियोसिस क्या होगा? हैप्लॉइड स्पोर। स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, ठीक है, 1 से 4 बनेगा, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेगा, ये स्पोर बन गया। अब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा। सर हैप्लॉइड मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस का जो सेट होता है उसका हाफ। अब देखो, अच्छा वो पूछ लिया, नहीं तो मेरे को लग रहा था आप लोगों को पता है। कहाँ बनाऊं? मियोसिस मतलब? हाँ, मालूम है मियोसिस आप लोगों को नहीं आता है। चलो इसको छोटा सा पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो हैप्लॉइड और मियोसिस, मुझे दो चीज बताना है, हैप्लॉइड एंड मियोसिस। वैसे ये आप लोगों का पूरा टॉपिक है सेल डिवीजन, उसी में आएगा ये मियोसिस, है ना। पूरा बेटा 1-1.5 घंटे का टॉपिक है ये, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन टेंशन मत लो। तो ये आप लोगों को एक चीज समझ आ गया होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में? फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या होगा? पहला ये हो गया फ्यूजन ऑफ सेल या फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है, गैमेट का फ्यूजन हो गया। देन उसके बाद क्या होगा? दूसरा स्टेप न्यूक्लियस का फ्यूजन, दैट इज कैरियोगेमी।
देन उसके बाद तीसरा स्टेप मियोसिस इन जाइगोट। सर ठीक मियोसिस है, हमेशा 2n के बाद ही होगा, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ही होगा हमेशा। हाँ बेटा, हाँ हमेशा जाइगोट फॉर्मेशन के बाद मियोसिस होना जरूरी नहीं है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से होता है। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में जाइगोट में मियोसिस होगा, ठीक है, और किसी ऑर्गेनिज्म में जाइगोट में माइटोसिस होता है। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा, अभी इस पे कंफ्यूज मत हो। एक ही चीज ध्यान रखना, मियोसिस जो है वो सॉरी, जाइगोट में हमेशा मियोसिस होगा ऐसा नहीं सोचना, इसमें हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जाइगोट में माइटोसिस होता है। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. जाइगोट का मियोसिस हमेशा नहीं होगा, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिज्म में जाइगोट का माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो फंगल हाइफी है ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, एन है या 2n है? 2n का मतलब होता है 2 न्यूक्लियस का सेट, न्यूक्लियस का जो हाफ हाफ का 2 सेट। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, सब हैप्लॉइड। अभी हैप्लॉइड का मतलब समझाता हूँ आपको, तब आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड। ठीक है, चलो, तो पहला स्टेप क्या हुआ बेटा, फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, देन दूसरा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोले, कैरियोगैमेट। देन तीसरा स्टेप क्या होगा बेटा, मियोसिस ऑफ जाइगोट। क्लियर है? ये 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट Yes, होता sir. है। ठीक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है। ठीक है, अब अपन एक एक चीज देखते हैं। यहाँ पर अपन 2 चीज में फंस रहे हैं। कहाँ 2 चीज में फंस रहे हैं, ये हैप्लॉइड क्या होता है मियोसिस और और हैप्लॉइड। मियोसिस क्या होता है। ठीक है, ये 2 चीज में फंस रहे हैं, फिर हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलो, तो अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। तो मुझे पहले आप लोगों का आंसर चाहिए, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। परमिंदर बताएगी। बता बेटा, जैसे मेरा सेल है, ठीक है, ये सेल है मेरा, ठीक है, सर ये मेरा सेल है, मेरी बॉडी का एक नॉर्मल स्किन का सेल ले लो, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये मेरा नहीं, किसी भी एक ह्यूमन का सेल ले लो। सर नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे आपका? ठीक है, कोई भी एक ह्यूमन का एक सेल ले लो, ये न्यूक्लियस है। तो बेटा न्यूक्लियस में क्या रहता है परमिंदर? यस सर। बता बेटा क्या रहता है? सर अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स। अनक्लियर्ड क्रोमोसोम्स, हाँ ठीक है। प्रकृति बेटा, क्रोमोसोम्स होते हैं यार, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हो गए। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा सर ह्यूमन के? 46 हाँ बेटा 46। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक सेल, ह्यूमन के एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है सबको इतना? Yes, sir. सर। यहाँ तक समझ आया? यस ठीक सर। है, चलो, तो अब ये 46 वाला ये न्यूक्लियस हो गया, ये 46 क्रोमोसोम। मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, यस ये न्यूक्लियस है, Yes, sir. ऐसा लिख सकता हूँ, ये एक सेल है। ठीक है, तो अब जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, अब जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसको मैं 2 सेट्स लूंगा। कैसे? 46 को मैं 2 सेट लूंगा, 23 23 पेयर्स ऑफ प्लस क्रोमोसोम। 23। ठीक है, तो याद है, मैं ये 23 प्लस 23, इसका मतलब हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ह्यूमन के सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है, और इसको हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या 23 प्लस 23। तो ये जो एक 23 नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको बोलते हैं एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इसको बोलते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। साइड का थोड़ा नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। क्या है बेटा, उधर मेरे बैठने की जगह है, मैं वहीं बैठ जाता हूँ। कोई बात नहीं सर। हाँ चलो, ये दिख रहा है? यस सर।
यस Yes, सर sir. है ना। तो ये क्या है भैया, ध्यान से समझना, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्लास 12th में है ये सारी चीजें, बट आप लोग नहीं जानोगे तो बस आगे भी ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड आने वाला है, ठीक है, पूरा प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में। तो ये 46 क्रोमोसोम 23 प्लस 23 दो पेयर्स में होते हैं, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब 46 होता है। तो जो एक सेट होता है 23 का एक जो सेट होता है उसको हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. यस सर एक और 23 है, इसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इन दोनों को मैं और क्या लिख सकता हूँ? n प्लस n ऐसा लिख सकता हूँ, यस Yes, सर। sir. यस सर Yes, या sir. मैं इसको 2n लिख सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. देख रहे हैं क्या? इसको मैं n प्लस n लिख सकता हूँ ऐसा। Yes, 23 sir. को मैंने n बोला, दूसरे 23 को मैंने n बोला, तो n प्लस n इक्वल्स टू 2n लिख सकता हूँ। यस सर। तो अगर मैं n को हैप्लॉइड बोलूंगा तो मैं 2n को डिप्लॉइड बोल सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. Yes, ये sir. हैप्लॉइड कहाँ होता है, डिप्लॉइड कहाँ होता है? तो अगर मैं बोलूं ह्यूमन सेल इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? Sir, deployed. Deployed. Diploid. डिप्लॉइड। समझ आया बात? यस Yes, ठीक। sir. Yes, sir. अब जो गैमेट होता है, जैसे आप लोग जानते हो कोई भी ह्यूमन कैसे बनेगा, कोई भी ह्यूमन कैसे बनेगा, कोई भी ह्यूमन कैसे बना भैया? पहले क्या हुआ होगा ह्यूमन, भाई कोई बच्चा कैसे पैदा होगा? जाइगोट से, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, समझ आया भाई? जाइगोट का डेवलपमेंट। अब जाइगोट कैसे आएगा? मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, पता है कि नहीं? इतना तो कक्षा 9वीं 10वीं में सब पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी में हो यार, आप लोगों को इसमें सोचना नहीं, ठीक है। क्लास 12th में होगे तो एक टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो एक डिसेक्शन हॉल होता है फर्स्ट ईयर में। जैसे फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे तो डिसेक्शन हॉल होता है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बॉडी पड़ा रहेगा, ठीक है, समझ आ रहा है बात? ह्यूमन की बॉडी पड़ी रहेगी, जो डेड बॉडी है, रियल वाली। हाँ रियल वाली डेड बॉडी जो है वो पड़ी रहेगी, ठीक है। वो पूरा मेडिसिन से पूरा वो सूख गया रहता है, मतलब पूरी बॉडी ही रहेगी, बट उसको डिसइंफेक्ट कर लिया जाता है फॉर्मोक्सिसॉल से, ठीक है। तो फॉर्मेलिन वगैरह से। तो क्या है, ये जो बॉडी है उस पे कोई ऐसा तो नहीं बेटा शर्ट पैंट पहना के उसको लेटाते हैं, नहीं। जैसा है बॉडी पूरा, क्यों? क्योंकि बॉडी को पूरा डिसेक्ट करना रहता है, आपको पूरा एक एक स्किन, पूरा स्किन को काट के स्किन के नीचे क्या है, फिर उसको काटोगे उसके नीचे क्या है, उसको काटोगे उसके नीचे क्या है, फिर मसल आएगा, मसल को काटोगे उसके नीचे क्या है, बोन, फिर बोन को कट करोगे, बोन के अंदर क्या है, पूरे एक एक चीज को हमको घुस घुस के अंदर देखना रहता है, ठीक है, हर जगह। यहाँ आप हाथ को पूरा कट करेंगे, पैर को पूरा कट करेंगे, एक एक ब्लड वेसल को आपको देखना रहेगा, एक एक वेन, एक एक आर्टरी को, आर्टरी का नाम याद रखना पड़ेगा। आप लोग बस सोचते हो ना आर्टरी और वेन, नहीं, बहुत सारे आर्टरी और बहुत सारे वेन्स होते हैं अलग अलग नाम के, आपका दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, इतना ज्यादा रहता है, ठीक है, बट वो सब याद हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात। नर्व्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स के बंडल होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, कौन सा नर्व कहाँ से जा रहा है, यहाँ पर से क्या हो रहा है। मसल्स, हमारे पास 650 से ज्यादा मसल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स, 650 से ज्यादा टाइप्स ऑफ मसल्स, 650 के आसपास टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। ये मसल क्या है, कहाँ से क्या, बहुत सारी चीजें, तो ये सबसे आप फेमिलियर हो जाओ। तो ये बताने का मतलब ये है कि भाई पूरा रिप्रोडक्ट, पूरा अंदर जो बॉडी के अंदर का पार्ट्स है, बॉडी के एक एक पार्ट्स को अपने को एक्सप्लोर करना रहता है, तभी तो आप ह्यूमन बॉडी को समझोगे, तभी तो आपको मालूम रहेगा कि अंदर कैसी हैं चीजें, काम कैसे करती हैं चीजें, और इसमें कोई डिफेक्ट आता है तो इसको कैसे फिर से ठीक करना है। तो ये सारी चीजें आएंगी। तो आप लोगों को अभी शुरुआत किए हो, ठीक है। और आपको बता दूं कि हर साल जब भी फर्स्ट ईयर में जाते हैं, एक दो लोग, उसका जो स्मेल होता है फॉर्मेलिन का, बहुत गंदा स्मेल होता है, ठीक है, मेरा तो सर भरना आता था एकदम, मतलब, लेकिन धीरे 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 आदत हो जाती है। लेकिन
जब फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले जब भी बॉडी के पास जाते हैं तो क्या होता है, एक दो तीन लोग तो चक्कर खा के पक्का गिरते हैं उसके स्मेल से, कई लोगों को टॉलरेट नहीं होता है, बट धीरे धीरे बेटा आप लोगों को आदत हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, आप लोगों को बोलने आना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ सर जाइगोट कैसे बनेगा। अब कई लोग सोच रहे हैं अरे सर फर्टिलाइजेशन वर्ड आप लोगों के लिए बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है जब आप क्लास 10 तक होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप में से कई लोग नहीं बोल रहे हो, पर मैं बता रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन वर्ड का मतलब आप लोग काफी बड़ा समझते हो। और फर्टिलाइजेशन जो रहता है, अगर हम लोग जैसे जो देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन वाला सिंपली एक वर्ड होता है बस, ठीक है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। चलो, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे। अब ये मेल गैमेट कहाँ से आएगा? अरे बाबा मेल गैमेट कहाँ से आएगा? मेल से। मेल से आएगा। और कहाँ से आएगा भाई? आसमान से तो नहीं निकले। फीमेल गैमेट कहाँ से आएगा? फीमेल से आएगा। तो गैमेट होते क्या है? एक सेल होते हैं, ठीक है, एक सेल होते हैं, ध्यान से समझना, एक सेल होते हैं। तो जाइगोट क्या होता है? एक सेल है, जाइगोट इज ऑल्सो अ सेल, लेकिन इसमें 2n कंडीशन होता है, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तभी तो जाइगोट में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा, तो ये जाइगोट का क्या होगा? अब यहाँ पर माइटोसिस होता है। एक्चुअल में क्लीवेज बोलते हैं, बट क्लीवेज इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस, इसको आप लोगों को अभी नहीं जानना है। बट एक सिंपली ध्यान रखना कि माइटोसिस जैसा डिवीजन के थ्रू, मतलब 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। तो माइटोसिस में क्या होता है? जैसा न्यूक्लियस का कंडीशन है वैसे ही वो डिवाइड होगा, 1 से 2 बनेगा। तो न्यूक्लियस की कंडीशन क्या है? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? बोलो भाई। डिप्लॉइड। 2n 46 है। तो इसीलिए जाइगोट 2n होता है, माइटोसिस डिवीजन हुआ, तो ह्यूमन बॉडी का हर एक सेल एक्सेप्ट गैमेट, हर एक सेल डिप्लॉइड होगा। अगर मेरे स्किन का या मेरे बॉडी का कोई भी एक सेल को निकाल के आप देखोगे तो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे आपको। यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, मैंने sir. आपको एक बहुत छोटे से तरीके से माइटोसिस समझा दिया। बट मियोसिस क्या होता है कि जो फीमेल है उसकी पूरी बॉडी 2n है, डिप्लॉयड है, 46 नंबर है। मेल की पूरी बॉडी के सेल 2n है, डिप्लॉयड है, 46 है। तो अगर गैमेट फॉर्मेशन हुआ उसमें भी अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ, यहाँ फीमेल के भी जो गैमेट बने उसमें भी 46 हुआ, तो इन दोनों को मिला देंगे तो जाइगोट का जो सेल है, जाइगोट इज अ टाइप ऑफ सेल, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। चलो बताओ भाई, आस्था बता बेटा। 46. पुष्पा? सर मैं हाँ, नहीं 92. पुष्पा 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 पुष्पा। सर 92. भूमि 92। भूमि? चलो, एक ने बोला 46, दूसरे ने बोला 92। भूमि Sir, no, आपके बारे में? 92, 92. नो 92, नो 92 मतलब 92 नहीं होगा। नहीं सर, 92 विश्वा? होगा. हेमंत? विश्वा? 92। हेमंत? 92. भाई सीधी सी बात है, मेल के पूरी बॉडी में 46 है, फीमेल की पूरी बॉडी में 46 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक सेल में। अगर वो ऐसा मेल गैमेट बना या फीमेल गैमेट बना तो 46 46 92 हो जाएगा। तो 92 अगर ये रहा तो पूरे ह्यूमन बॉडी में तो फिर से 92 ही हो गया, 46 होना चाहिए ना। तो 46 को रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैमेट का, गैमेट को कैसा होना चाहिए? हैप्लॉइड। बोलो। गैमेट कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए गैमेट में? 23. 23। 23। तो जब गैमेट में 23 होगा, फीमेल गैमेट में भी 23 होगा, तो इन दोनों को मिलाएंगे तब जाकर के 46 होगा। तो एक्चुअल में गैमेट को हाफ रखा जाता है, इसीलिए 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बोला जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में, मेरे बॉडी में हो चाहे आपके बॉडी में हो, दुनिया के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेट मदर से आएगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का सेट फादर से आएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे मदर का 23 क्रोमोसोम हमारे बॉडी में है और फादर का 23 क्रोमोसोम हमारे बॉडी में है। तो n ऑफ मदर, n ऑफ फादर, 2n हमारी बॉडी में आया। तो ये जो प्रोसेस होता है
कि डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करना, उसी को हम मियोसिस बोलते हैं। समझ आया बात? ठीक है, ताकि बेटा ये सिस्टम को, मतलब डिप्लॉयड सेट को कंटिन्यू रखा जा सके नेक्स्ट जनरेशन में। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होगा? चलो, जब भी कोई एक इंसान पैदा, मान के चलो कि एडम एंड ईव ने धरती पे जन्म दिया, ऐसा बोला जाता है पुराने जमाने के, है ना। एडम एंड ईव ने जन्म दिया, जो बाइबल है उसमें ऐसे ही लिखा गया है कि जब दुनिया का निर्माण हुआ, तो कोई क्रिश्चियन होंगे तो वो लोग समझेंगे, तो सबसे पहले एक आदमी एक औरत पैदा हुए, जिसका नाम, एक का नाम एडम था, एक का नाम ईव था। क्रिएट किए गए थे। हाँ, क्रिएट किए, ये लोग आप आसमान से करके ऐसा क्रिएट हुए, ठीक है। फिर जो श्रद्धा एंड मनु नाम के दो, मतलब हिंदू मैथोलॉजी में ऐसे ही है, मतलब हिंदू मैथोलॉजी में कि एक श्रद्धा और एक मनु दो लोग थे, वो लोग पैदा हुए, फिर उनके बाद पूरी दुनिया का निर्माण हुआ इंसानों का, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो मान के चलो पहला जो ह्यूमन है मेल, ठीक है, मनु, उसमें 46 है, और जो पहली फीमेल है दैट इज श्रद्धा, उसमें 46 है। अब वो 46 आ गया 92, जाइगोट 92, ये हो गया 92। अब ये कोई भी पैदा हुआ मेल या फीमेल, फिर अब ये 92 वाले दूसरे 92 वाले मेल या फीमेल के साथ जाइगोट बनेगा, और 92 प्लस 92 फिर क्या हो जाएगा? 184। तो 184 नंबर ऑफ, हमारे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते जाएंगे। तो बेटा हम लोगों को तो जन्म लिए लाखों साल हो गए, ह्यूमन को बने लाखों साल हो गए, हमारे में तो बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कई हो जाने चाहिए, क्योंकि कई जनरेशन हो चुकी है। लेकिन अभी भी जब ह्यूमन 1 लाख साल पहले पैदा हुए थे, 1 लाख साल बाद भी हमारे बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 46। हाउ दिस पॉसिबल? दिस इज बिकॉज ऑफ meiotic division of cell। तो मियोसिस में क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम का नंबर है उसका हाफ हो जाता है। तो ये मियोसिस में क्या होगा कि आपका ये 46 है, तो ये 23 नंबर ऑफ सेल, 23 नंबर ऑफ सेल, 23 नंबर ऑफ सेल एंड 23 नंबर ऑफ सेल। तो ये क्या हो गया बेटा? इट इज हैप्लॉइड। समझ आया? हैप्लॉइड और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन समझते हो? जो कम करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। समझ आया? ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो रहा है? मैं बहुत शॉर्ट में समझाया हूँ कहानी के द्वारा, ताकि आप लोगों को इसका एक मतलब समझ आ सके। बस मियोसिस का मैं प्रोसेस नहीं समझाया हूँ आपको। मतलब बस क्रोमोसोम की जो वैल्यू है किसी सेल में उसको सेम रखना। भाई सेम है क्या? आप कर देना। सेल के नंबर में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको हाफ कर देना मियोसिस के द्वारा। जैसे ये मियोसिस हो रहा है तो ये हाफ हो जाए, ये मियोसिस हो रहा है इसका, तो कितना हो गया? 46 का 23। अब ये हाफ इसीलिए रखता है, जैसे आप बोलना चाह रहे हो, ये हाफ इसीलिए रखता है ताकि इसका जो ऑफस्प्रिंग हो, इसके जो बच्चे हो, उसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट जैसा हो। समझ आया? ये हाफ इसीलिए होता है ताकि इन दोनों के बच्चे का क्रोमोसोम नंबर इनके जैसा हो जाए। समझ आया? यस सर। कई लोगों को नहीं समझ आया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से समझाया, मैं माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस बिल्कुल नहीं समझाया हूँ। ये पूरा चैप्टर है आप लोगों का, सेल डिवीजन एक चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है। एक पूरा यूनिट है सेल एंड सेल डिवीजन, एक पूरा यूनिट है, और सेल डिवीजन का पूरा चैप्टर है, जिसमें माइटोसिस का पूरा स्टेप, मियोसिस का पूरा स्टेप हम आगे देखेंगे। बट मैं वो स्टेप यहाँ पर समझाना मुझे जरूरी नहीं लगता है, तो इसलिए एक ऐसा इस तरीके से समझा दिया हूँ। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। तो ये समझ आया आप लोगों को? तो अब कुल मिला करके अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बेटा फंगल हाइफी इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। समझ आया? तो दो हैप्लॉइड जुड़ेंगे, डिप्लॉइड होगा ये 2n, फिर इसका मियोसिस हो गया। तो मियोसिस होने से जाइगोट का मियोसिस, यहाँ जनरली जाइगोट का मियोसिस नहीं होता है हमारे में, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि जाइगोट में हमेशा मियोसिस होगा ऐसा नहीं है, या हमेशा माइटोसिस होगा ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ये मियोसिस होगा,
तो कुल मिलाकर के फिर ये क्या बना, स्पोर। स्पोर फिर जर्मिनेट किए, फिर से फंगल हाइफी बन गया जो कि हैप्लॉइड है। अब ये हाइफी एक नया पूरा का पूरा बॉडी बना सकता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा देखेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सर हाँ बोलो। तो हाँ, मतलब बोलो। सबसे पहले ये जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है फिर ये स्पोर्स बना लेता है। इन्हीं स्पोर्स के टाइप होते हैं क्या, oospores, ये bacillus spores? हाँ, ये अलग अलग स्पोर्स है, इसको आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। यस सर। पूरा का पूरा Yes, प्रोसेस sir. आएगा, सर ठीक है। हाँ बोलो। सर सर ये मैसेज हमें के लिए होगा।